आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस की मोनोपोली थी। कांग्रेस वामपंथी भी थे लेकिन उनका कोई वो नहीं था, प्रभाव नहीं था। ये जो बीजेपी का दौर आया, इसमें एक नया नारा आया, राष्ट्रवाद। कांग्रेस में एक समाजवादी धारा हमेशा 1935 से रही। सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र देव, जयप्रकाश, ये सब तो कांग्रेस के थे ना। लोहिया खुद कांग्रेस के थे। ये जो यात्रा समाजवाद से लेके राष्ट्रवाद तक की थी, इस पूरे फेज को रामविलास पासवान ने देखा, एक्टिव पार्टिसिपेट किया, उसके सेंटर में रहा। बंदर ऐसा जानवर होता है कि उसे आप घर बना के भी दे दें तो उसे उजाड़ देगा, फिर से पेड़ पर घूमने लगेगा। समाजवादी 2 साल तक साथ नहीं रह सकते हैं और 2 साल बाद भी साथ रह नहीं सकते हैं। जनता दल और भी जो अपोजिशन पार्टियां थे वो वीपी सिंह के नाम पर जीत के आई थी। वीपी सिंह कैंपेन में वीपी सिंह के नाम से जीत के आई थी, लेकिन चंद्रशेखर दावेदार थे और शुरू में वो समझ गए थे वीपी सिंह आएगा तो ये दावेदार होगा, तो वो देवीलाल के साथ मिलकर वो काटना चाहे। देवीलाल ने अड़ंगा लगाया। निकटतम शिष्य में कर्पूरी ठाकुर के रामविलास पासवान नहीं थे। टिकट का बंटवारा हुआ तो सब झाड़ जो सबके साथ बंटवारा हो रहा था, पासवान की कोई उसमें हैसियत नहीं थी, तो उन्होंने पासवान का टिकट नहीं दिया। उसमें कर्पूरी ठाकुर पासवान के संबंध का कही, पासवान से बाद, हालांकि पासवान के घर गए थे जब ये जीत के आए थे। हिंदी भाषा के संवर्धन और पठन पाठन की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए दैनिक जागरण का उपक्रम है हिंदी हैं हम। इस उपक्रम के तहत दैनिक जागरण नीलसन बुक स्कैन के साथ मिलकर दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर किताबों की सूची जारी करता है। इस सूची में 4 कैटेगरी होती हैं, जिसमें कथा, कथेतर, अनुवाद और कविताएं हैं। इस कार्यक्रम में हम उन किताबों के लेखकों से अपने दर्शकों का परिचय करवाते हैं और आज मैं जिस किताब की बात करने वाला हूं उस किताब का नाम है रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष। इस किताब के लेखक हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी। प्रदीप जी 3 दशक से ज़्यादा समय से राजनीतिक पत्रकारिता में रहे हैं और एक बहुत बड़ा नाम है राजनीतिक पत्रकारिता में। तो प्रदीप जी का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बधाई। ये किताब जो है जागरण बेस्टसेलर सूची में आई है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि हालांकि आपका अनुभव इतना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद अपना लिखा हुआ जब एक बेस्टसेलर सूची में आता है तो फील कैसा आता है? बहुत अच्छा फील होता है। हर आदमी को अपनी उपलब्धि पे या उसके मेहनत का अगर कोई बढ़िया नतीजा सामने आता है या शाबाशी मिलती है तो उत्साह भी बढ़ता है और अच्छा भी लगता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं। ये जो किताब है रामविलास पासवान की, ये बायोग्राफी, जब इसको मैं पूरा पढ़ रहा था तो इस बायोग्राफी को पढ़ते हुए दिखता है कि 50 साल के लगभग की यात्रा आपने इसमें कवर की है पासवान जी की। एक नेता को जानना और उसके अलावा वहाँ के राजनीतिक पल्स जितना भी था उस समय का, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए नेता के जीवन पर क्या प्रभाव, इन सब चीज़ों को जोड़ना और फिर इस बायोग्राफी के तौर पे उसको लिखना, तो ये एक राइटर के तौर पे कितना कठिन काम है एक बायोग्राफी को लिख के। नवीन जी पहली बार किसी की बायोग्राफी लिख रहा था, वो भी इनके कहने पे। मेरा कोई पहले इसकी किताब लिखने का अनुभव नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं कैसे लिखूं। तो फिर मैं 2-4 इनसे बात भी चलती रही, इनका इंटरव्यू भी लेता रहा, साथ में मैं कई किताबें पढ़ता रहा जो बायोग्राफी थी। 2-4 मैंने व्हाइट हाउस ईयर्स और कई किताबें पढ़ा। इनका जो अभी नरसिंह राव का आया था उनका भी पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं इस तरह लिख सकता हूँ। मैं ये जो शैली है इसमें नहीं जा सकता हूँ। फिर मैंने अपनी शैली अपनाई, एनालाइज किया कि ये आदमी 50 साल राजनीति में रहे हैं और इनका निजी जीवन क्या रहा ये भी मुझे पता है। और इस 50 साल में देश बहुत मतलब की राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, बहुत सी चीज़ें आई, उनको साथ लेके चलना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी किताब पढ़े उसको साथ साथ वो भी जैसे पीछे सीन होती है ना, आप आगे बढ़ते हैं तो साथ में अगर सीन न रहे, बैकग्राउंड न रहे तो आपको वो चीज़ नहीं लगती है। तो जैसे जैसे इनकी जीवनी आगे बढ़ती है उसी तरह वहाँ जो परिप्रेक्ष्य में जो पृष्ठभूमि में हो रहा है वो भी आगे बढ़े, इसलिए मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की। और फिर मुझे ये लगा कि इससे आप ऐसे लिखें कि एक कहानी के तौर पे, उपन्यास के तौर पे लोग पढ़ें, एक प्रवाह बना रहे। दिक्कत बहुत थी। होता क्या कि आपको जानकारी मिल भी जाती है, तो जब आप उसको पिरोते एक तार में, तो उसके लिए मैंने लिखा भी इसमें कि एक मूड चाहिए जी। और उस समय मेरी नौकरी में जर्नलिस्ट था,
काम भी कर रहा था जनसत्ता में। फिर मैं उसके बाद बंगाल के एक पेपर में काफ़ी दिन काम किया। तो वो टाइम मुझे नहीं मिलता था, वो जो मूड था वो नहीं बनता था। आप बिलीव कीजिए, उस मूड को, उस चीज़ को बनाने के लिए मैं अपने घर छोड़ के 3 महीने के लिए अलग किराए के मकान पे गया, खेलग्राम के पास नीति बाग में। वो हालांकि लेके उसको बड़ा मजाक भी हुआ लोगों से कि पट्टी से झगड़ा हो गई है, क्योंकि जो डिस्टेंस था, मैं काम करने दिल्ली आता था, यहाँ से जाता था वहाँ वसुंधरा गाजियाबाद, तो वो डिस्टेंस में मेरा 1-1.5 घंटा लगता था। फिर आप इतना गाड़ी चला के जाते तो फिर आपका मूड नहीं बनता था। तो इसलिए मैं वहाँ रहा और वहाँ पे किताब को मैंने धीरे धीरे एक तार में पिरोने की कोशिश की, एक लिखना शुरू किया। पत्नी को संदेह नहीं हुआ दूसरा घर लेके रह रहे? नहीं, पत्नी को नहीं संदेह हुआ, दूसरों को बहुत संदेह हुआ। ये अक्सर होता है। दूसरे मानने को तैयार नहीं थे। जब किताब आई तब माना उन्होंने किया। हाँ, पत्नी को तो मालूम था। आपकी किताब की जो शुरुआत है, भूमिका से लेके आगे तक, एक शब्द कई बार इस्तेमाल हुआ, एक फ्रेज इनफैक्ट, गैर कांग्रेसवाद से मौजूदा राष्ट्रवाद तक की यात्रा। तो ये जो दौर है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक युवा भी हैं, बहुत से लोग तो संभवतः उनको ये भी नहीं पता होगा देश में इमरजेंसी लगी थी। ये जो पूरा दौर है, जब कांग्रेस आज़ादी के बाद कांग्रेस का ही बोलबाला सब जगह रहा, फिर धीरे धीरे समाजवाद का उदय हुआ और फिर दक्षिण पंथ का उदय 90 के दशक के बाद होना शुरू होता है। इस दौर को थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये व्याख्या अगर इसकी हमें करनी हो तो ये दौर क्या था? मैंने इस किताब में व्याख्या की है। देखिए, आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस की मोनोपोली थी। कांग्रेस वामपंथी भी थे, लेकिन उनका कोई वो नहीं था, प्रभाव नहीं था। कांग्रेस में एक समाजवादी धारा हमेशा 1935 से रही। सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी, सब तो कांग्रेस के थे ना। लोहिया खुद कांग्रेस के थे। उसके बाद वो समाजवादी विचारधारा जो है वो उनसे निकल के बाहर आई और सोशलिस्ट पार्टी बनी। सोशलिस्ट पार्टी ने जो है अपना ग्राउंड जो है वो सामाजिक न्याय के नारे ने थे, वंचित और शोषित क्लास को जो है गोलबंद करना शुरू किया जी। उसके लिए आंदोलन करना शुरू किया। 100 में 60 की बात की कि 60% जो दबे कुचले पिछड़े दलित हैं उनके अधिकारों की बात की। सोशलिस्ट फिर आपस में प्रसोपा संसोपा में बदल गई। वो सारा कुछ मैं इस किताब में धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँ कि संसोपा प्रसोपा बनी, फिर संसोपा कैसे आगे बढ़ी। यही वो दौर था जब पासवान जो है पॉलिटिक्स में आए। 67-69 के दौर में 9 स्टेट में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसमें बिहार भी थी। बिहार में समाजवादी आंदोलन उस समय एकदम उत्थान पे था। एक से एक नेता, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, एक से एक नेता उसमें निकल रहे थे। राम इकबाल सिंह, मतलब एक से एक दिग्गज नेता सोशलिस्ट मूवमेंट में सामने आ रहे थे। ज़्यादातर उसमें मतलब अपर कास्ट के भी थे, युवा थे जिनमें बेचैनी होती। देखिए, युवाओं में आप हमेशा देखोगे, अपने अंदर भी फील करे होंगे कि जब आप युवा रहते हैं, 20-25 साल के रहते हैं, तो लगता है कि दुनिया पलट देंगे। और वो एक जमाना ऐसा था कि ज़्यादातर युवा वामपंथ और समाजवाद की तरफ जा रहे थे। उस समय पिक्चर बाद में 90 तक भी उस तरह आप 80 देखे होंगे, वो दौर था नकारने का, सिस्टम को नकारने का। तो इन लोग भी आकृष्ट हुए। उसमें ये जो है 69 में पहली बार एमएलए, बिना तुक के, बिना पार्टी के मेंबर होते हुए भी, मैंने लिखा है इत्तेफाकन ऐसी जगह थी जहाँ कभी सोशलिस्ट जीते नहीं थे, वामपंथी भी नहीं जीते थे। ऐसा आदमी जिसको हराना मुश्किल था, वहाँ से वो लड़ गए। उसके बाद फिर जैसे जैसे इनका बढ़ा है, वैसे वैसे जो स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे बिहार के पॉलिटिक्स में जो चेंजेज आए हैं, और फिर कैसे इमरजेंसी आई, फिर कैसे चिमन भाई पटोला छात्र आंदोलन चला, जेपी मूवमेंट चला, इन लोग कैसे वो धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं जो है जनता पार्टी का डिवीज़न और समाजवाद से राष्ट्रवाद, इसलिए मैंने कहा कि ये जो बीजेपी का दौर आया, इसमें एक नया नारा आया, राष्ट्रवाद। मतलब इसको अलग तरह से डिफाइन, ये राष्ट्रवाद हिंदुत्व से जोड़ा गया, जबकि राष्ट्रवाद तो सब में है, सारी चीज़। राष्ट्रवाद तो 1935 के पहले मतलब कांग्रेस शुरू 21-22 में लेके चली थी राष्ट्रवाद का नारा। ये राष्ट्रवाद दूसरा था। तो इसीलिए मैंने छोटे लाइन में कहा है कि ये जो यात्रा समाजवाद से लेके
राष्ट्रवाद तक की थी। इस पूरे फेज को रामविलास पासवान ने देखा, एक्टिव पार्टिसिपेट किया, उसके सेंटर में रहा। पेज 44 पे एक लाइन है जो आपने इसी गैर कांग्रेसवाद वाले समय की बात की। लोहिया ने सीमेंट की तरह सत्ता में जब भी कांग्रेस के विरोध में गैर कांग्रेस का वाद का जो नारा दिया था, वह 1989-90 तक विपक्ष की राजनीति के लिए केंद्रीय धुरी का काम करता रहा। ये अलग बात है कि करीब 22-23 साल तक चले इस गैर कांग्रेसवाद युग में समाजवादियों द्वारा किए गए राजनीतिक संघर्ष का लाभ मुख्य रूप से दक्षिणपंथी और क्षेत्रीय पार्टियों को मिला, और इसमें सबसे ज्यादा लाभ जनसंघ को मिला। ये दौर जो था पूरा, फिल्मों की आपने बात की, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन थे, मजदूरों की लड़ाई करते हैं, दिलीप कुमार पैगाम, ये सब बात आ रही थी, और कपूर की सारी पिक्चरें इसी तरह की थी। तो हम फिल्मों में भी समाजवाद देखते हैं, राजनीति में भी समाजवाद देखते हैं, और राजनीतिक तौर पर समाजवादियों को सफलता मिलते हुए देखते हैं। आप बता रहे हैं कि 9 राज्यों का जो हम उस समय का देखते हैं कि कांग्रेस सरकार हट गई, फिर भी सोशलिस्ट इस देश में फेल हो गए। उसका कारण क्या है? मैंने एक लाइन ये भी कही है, गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ लड़ाई जो हुई उसका फायदा जो है दक्षिणपंथियों को मिला। आज भी समाजवादियों पे आरोप लगाया जाता है कि आप अपने कंधे पर बैठा के जनसंघ को ले आए। इवन जेपी मूवमेंट में बड़ी बहस चली थी कि संघ के लोगों को, जनसंघ के लोगों को साथ रखा जाए कि नहीं। समाजवादियों, जेपी चाहते थे, जेपी ने जब जनेऊ तोड़ो नारा दिया तो संघ ने विरोध किया उसका कि आप कैसा आंदोलन चलाना चाहते हैं। लेकिन जनसंघ को लेकर लोहिया की मजबूरी थी कि जो भी पार्टियां जो छोटी, उसमें पसोपा को मिलाया, संसोपा अलग होने के बाद इनको और जो छोटी छोटी पार्टियां बनती उनको लेके गैर कांग्रेसवाद नारे के छाते के नीचे लाया, और सरकार 9 जगह पलटक है। उसमें 2 जगह मुझे जहाँ तक ख्याल है, गुजरात और मध्य प्रदेश में इनके नेतृत्व में सरकार बनी, जनसंघ के नेतृत्व में सरकार बनी। ये धीरे धीरे अपना एजेंडा लाते रहे, फूलते रहे समाजवादियों को। समाजवादी आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, सत्ता से उनको जो सही समाजवादी आंदोलन था, और समाजवादियों को सत्ता से मतलब नहीं था। एक मुहावरा हमने लिखा था जनसत्ता में एक बार कि बंदर ऐसा जानवर होता है कि उसे आप घर बना के भी दे दें तो उसे उजाड़ देगा, फिर से पेड़ पर घूमने लगेगा। इनको कई बार जनता ने सत्ता में बैठाया। आप देखिए 77 में, फिर उसके बाद 89 में, मतलब इन्हीं लोगों का फोर्स था, 96 में। लेकिन ये लड़ झगड़ के फिर जो है आपसी में लड़के, अपने ईगो या वैचारिक लड़ाई कोई खास नहीं थी, लेकिन ईगो में उसमें साथ नहीं रह सकते। जैसा अब मैंने एक जगह और लिखा है, जैसा कि समाजवादी 2 साल तक साथ नहीं रह सकते हैं, और 2 साल बाद भी साथ रह नहीं सकते हैं। आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के ये रहता रहा। लेकिन इनकी इस राइवलरी का फल जो है, परिणाम जो है, जो नतीजा था, वो इन पार्टियों को मिला, दक्षिणपंथी पार्टियों को और लोगों। संभवतः निजी हित जो है, वो चूंकि बात समाज की हो रही है, लेकिन निजी हित वाला जो है हमेशा हावी रहा, निजी महत्वाकांक्षा वो बहुत रहा। क्योंकि आपने आगे जब चंद्रशेखर और वीपी सिंह की इस किताब में चर्चा की है, उसमें भी ये चीज आई है। अच्छा, पासवान जी पर आते हैं। इनका एक बहुत ही पिछड़े इलाके में शहर बन्नी, मतलब वो नाम ही सुन के शहर बन्नी पहले, और आपने बड़ा सुंदर उसको एक्सप्लेन किया है कि शहर नहीं है, एक टापू बन जाता है, वो नदियों के बीच में है और बारिश में टापू बन जाता है, जो बिहार के अधिकतर हिस्से का सच यही है। तो पहला जो प्रभाव है वो परिवार का है। इनकी पढ़ाई 7वीं क्लास के बाद ही ये बाहर ही निकल गए। तो मुझे ये थोड़ी सी स्पष्टता इस किताब में थोड़ी सी नहीं हो पाई कि पिताजी का या माता का प्रभाव इनके राजनीतिक चिंतन पर आया, या सारा का सारा प्रभाव रामविलास जी के ऊपर जब वो बाहर गए, कल्याण छात्रावास में रहे, बाहर पढ़े, उस चीज का प्रभाव उनके राजनीतिक सोच पर ज्यादा आया है। नहीं, पिताजी का प्रभाव राजनीतिक चिंतन पर उनका नहीं आया, निश्चित नहीं आया। पिताजी चाहते थे कि ये जेल वालों पार्टी कहते थे जनता, इनको समाजवादी पार्टियों को, कि ये अगर यहाँ जा भी रहा है तो कांग्रेस में जाए। तो चिंतन तो उनका नहीं था। इनके व्यक्तिगत जीवन में इनके पिता जामन दास का बहुत प्रभाव था। वो कबीरपंथी थे और बहुत ही उनका मान सम्मान था। ये अगर पढ़ें तो उसके पीछे एक मात था जामन दास का, क्योंकि वहाँ से शहर बनने से कोई आज तक मिडिल नहीं किया था। 4 तरफ नदियों से घिरा था, 4 नदियों से घिरा था। मैंने लिखा है कि बचपन में 2 नदी पार करके वो जाते थे। जब 3/4 में थे तब से कैसे कैसे फिर उनके पिताजी ने एक मास्टर रखा कन्हैया लाल को, फिर कैसे स्कूल खोलने के लिए ज़मीन सबसे ली।
तो बहुत मुश्किल से पढ़ के मिडिल, उस समय 7th से मिडिल होता था, ये खगड़िया पहुँचे। और वहाँ अगर कल्याण, बाद में हमको बताया उन्होंने कि कल्याण छात्रावास नहीं रहता मुफ्त वाला और 10 रुपये वजीफा नहीं मिलता, तो वो आगे नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन इस सबसे भी इनके राजनीतिक विचारधारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बचपन में उन्होंने भाव देखा था, वो कहीं दिमाग के कोने में होगा, लेकिन इन्हें राजनीतिक सूझबूझ या राजनीतिक जो हुआ वो जब ये बीए में थे, मैंने लिखा है, ज्ञानी जी और 2 लोग थे, इनके साथ लिटरेचर पढ़ना शुरू किए, तब भी इन्हें पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं था। पटना में एमए कर लिए, तब भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं था। लेकिन 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिससे उनको राजनीतिक लेकिन सामाजिक जो त्रासदी थी, सामाजिक जो विषमता थी, वो उन्हें उनके ऊपर, ये ऐसे गांव से भी नहीं थे जहां ठाकुर ब्राह्मण इनका था, ये ज़्यादातर दलित कलावर इन सब जो शोषित जातियाँ थे उनका गांव था, इसलिए वो उत्पीड़न नहीं देखे थे। ये जब बाहर निकले शहर बनने से, तब इन्होंने देखा कि कास्ट के नाम पर उत्पीड़न क्या है और कास्ट और सामाजिक न्याय क्या चीज़ है, ये बाहर फिर समझे। इसलिए मुझे लगता है कि इनको जो परिस्थितियाँ मिलती गई, उससे इन पे किसी नेता का भी उस समय तक प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि ये एमएलए नहीं बन गए। आप जब इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें जो प्रदीप जी ने अभी बात की, ऐसे बहुत सारे किस्से मिलते हैं जब छात्र जीवन में, छात्रावास में रहते हुए उन्होंने, पासवान जी ने चीज़ों को दूसरे तरीके से देखा और यहाँ से राजनीतिक चेतना उनकी जगी। वो क्या घटनाएं थी, तो उसके लिए आपको किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें बिहार की राजनीति में जिस समय युवा हो रहे थे रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है और इन दिनों बीजेपी सरकार भी उनका नाम बनाने की कोशिश तो कहीं कहीं कर रही है। कर्पूरी ठाकुर जो है दलितों के नेता रहे, पासवान के साथ भी, पासवान इनके साथ काफ़ी रहे। इमरजेंसी का तो एक पूरा आपने किस्सा दिया है जिसमें उन्होंने फरारी काटी, कुछ एक बड़े हास्यास्पद प्रसंग भी हैं उसके अंदर भागते टाइम के, तो बड़े इंटरेस्टिंग से उसमें प्रसंग है। तो ये दिखता है कि कर्पूरी ठाकुर से इनका संबंध बहुत अच्छा रहा। तो कर्पूरी ठाकुर का जो थॉट प्रोसेस था, क्योंकि आगे हम जगजीवन राम और सबका देखते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का कितना प्रभाव, क्योंकि बिहार के नेता वो थे, विचारधारा पर कितना प्रभाव पड़ा है रामविलास पासवान? कर्पूरी ठाकुर इनके मेंटोर थे। कर्पूरी ठाकुर इनके, आप समझिए, वैचारिक तौर पे गाइड थे, नेता थे। कर्पूरी ठाकुर से कोई कभी नहीं छोड़ पाए। कर्पूरी ठाकुर की शिकायत भी इनके मिली कि इनका मंत्री पद कर्पूरी ठाकुर को ऐसे कटा, ये कटा, वो कटा, लेकिन इन कर्पूरी ठाकुर को कभी नहीं छोड़ पाए। लास्ट तक कर्पूरी ठाकुर इनके, भले ये मानते भी हैं कि कर्पूरी ठाकुर उनके मेंटोर रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर ही कि वैसे वो समाजवादी विचारधारा जब समाज संसोपा में आए तो कर्पूरी ठाकुर नंबर 1 थे। उसके बाद और बहुत लोग थे, रामानंद तिवारी थे, राम इकबाल सिंह थे, बहुत लोग थे जिनको उन्होंने फॉलो किया। और मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर के बाद ही जो सबसे ज़्यादा दूसरे नेता जो प्रभावित इनको किया, सही में उनको बहुत प्रभावित किया, वो बीपी सिंह थे। हालांकि हमारे कई बार उनसे क्वेश्चन आंसर होता था कि भाई, हम कई बार क्वेश्चन खड़ा करते थे, लेकिन बीपी सिंह के प्रति उनकी बहुत ही वो थी। वीपी सिंह जी से मुझे याद आया, थोड़ा पासवान जी से अलग हटते हैं, वीपी सिंह जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा इंटरेस्टिंग था। और जिस दिन वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उस दिन मैं दर्शकों को बताऊं, प्रदीप श्रीवास्तव जी उस हॉल में थे जहां पर ये घोषणा हो रही थी, सेंट्रल हॉल में। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना घटी, वीपी सिंह जी किस तरह से बने, नाटकीय तरीके से होता। सर, इसके बारे में थोड़ी सी जो आपका अनुभव उस समय का था। हाँ, ये उस समय चल रहा था बहुत, मतलब हम लोग भाग रहे थे, उड़ीसा भवन, आंध्र भवन, यहाँ भवन, कि क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। देखिए, वो इलेक्शन जो अपोजिशन थी वो जीत के तो आई थी, जनता दल और भी जो अपोजिशन पार्टियाँ थे वो वीपी सिंह के नाम पर जीत के आई थी। वीपी सिंह कैंपेन में वीपी सिंह के नाम से जीत के आई थी, लेकिन चंद्रशेखर दावेदार थे और शुरू में वो समझ गए थे वीपी सिंह आएगा तो ये दावेदार होगा, तो वो देवीलाल के साथ मिलकर वो काटना चाहें। देवीलाल ने अड़ंगा लगाया। रात में जो है, फिर उसके बाद कई 2 किस्तों में नाटक हुआ। उसमें कुछ लोग मानते नहीं, लेकिन मैं मानता अजीत सिंह भी शामिल थे उस नाटक में। अजीत सिंह ही ने अनाउंस किया था ये रहेगा कि देवीलाल को प्रस्ताव किया जाएगा। रात में मुझे याद है हरियाणा भवन या उड़ीसा भवन में बीजू पटनायक भी थे, ये स्ट्रेटजी बनी, चंद्रशेखर वगैरह से बचा के स्ट्रेटजी बनी। कुल 4-5 लोगों को मालूम था कि ऐसे ऐसे एक सेंट्रल हॉल में होगा। सेंट्रल हॉल में जो लोग बैठे थे, हम लोग जर्नलिस्ट हो, चाहे सांसद हो, चाहे बड़े नेता भी, उनको नहीं मालूम था क्या होने जा रहा है। सेंट्रल हॉल का आपने देखा, ऐसे कुर्सियाँ लगी, सामने कुर्सी रखी थी, उस पर देवीलाल, चंद्रशेखर, वीपी सिंह और 1-2 लोग और बैठे थे।
देवीलाल को पहले अजीत सिंह ने उठ के जो है नेता, संसदीय दल के नेता का प्रपोज किया। संसदीय दल का नेता मैंने वही प्रधानमंत्री बनेगा। तुरंत इन्होंने चंद्रशेखर, वीपी सिंह को नहीं चाहते तो भले दूसरा कोई है, सबने ताली बजाया, सबने वो किया। देवीलाल ने उठ के जब ये बोला कि धन्यवाद देने के बाद कि मैं इनको, वीपी सिंह को, ये तय जो हुआ था रात में, आधी रात को, वो मुझे अभी भी याद है। चंद्रशेखर का चेहरा एकदम लाल हो गया था, चंद्रशेखर जी का चेहरा। निश्चित तौर पर इतने बड़े नेता के साथ आप इस तरह खेल खेलेंगे पॉलिटिकल। और वीपी सिंह खुश। हमारे बगल में हमने लिखा भी, अनिल शास्त्री बैठे थे, इलाहाबाद से जीत के आए थे, उन लोगों को भी नहीं पता था कि वो पूछ रहे थे, लेकिन हमको ये जरूर कहे कि अगर वीपी सिंह नहीं बने तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आधे सांसद मौजूद है वीपी सिंह के नाम पे बैठे हुए हैं। वीपी सिंह बन गया। वीपी सिंह का भी चेहरा मैंने देखा एकदम दमक रहा था। हम यंग पत्रकार थे, कहाँ से क्या न्यूज़ मिल जाए इसके पीछे भागते। हम वो पार्लियामेंट के जब आप निकलेंगे लोकसभा सेंट्रल हॉल से तो गलियारा है, एक इनर गलियारा है, हम इनके पीछे भाग रहे हैं वीपी सिंह के कि कुछ बाइट मिल जाए, उसमें टीवी को जाना कुछ बाइट। सर तो फिर अब आपका अगला कदम क्या होगा? वीपी सिंह हमारे और देख नहीं रहे, दम दम चप चप जाना, निकल गए इसी तरह। तो वो एक अलग गम था, एक अलग नाटक था। बहुत से नाटक राजनीति में ऐसे होते रहे, लेकिन वो ऐसा था जिसको चंद्रशेखर भूल नहीं पाया कभी, जिसका परिणाम आके फिर सरकार ने भी भुगता। एक बार फिर से कर्पूरी ठाकुर पे आते हैं। कर्पूरी ठाकुर इनके मेंटोर रहे। अब इसमें दो चीज़ें, मैं दोनों सवालों को एक साथ जोड़ता हूँ। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, इन दोनों के बीच में खटपट चलती रही, पार्टी में अलग अलग रहे। पासवान जी इनके साथ भी जुड़ते रहे, चौधरी चरण सिंह के साथ भी रहे। तो कई जगह पर किताब में मैं देखता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ वो चरण सिंह के साथ भी दिखते हैं। ये एक सवाल है कि ऐसा क्यों मेंटोर होते हुए। दूसरा, कर्पूरी ठाकुर जिनको पता था कि पासवान कितनी श्रद्धा उनके प्रति रखते हैं, फिर भी उनका टिकट काटने में भी उनका हाथ रहा। मंत्रिमंडल में नाम काटने के अंदर भी, जब 77 में सरकार बनी जनता पार्टी की, उस समय भी कर्पूरी ठाकुर वो थे जिन्होंने कि पासवान का नाम कटवाया। तो ये कर्पूरी ठाकुर की ऐसी कैसी राजनीतिक वजह थी कि पासवान जो कि चेहरे थे, तो गुरुजी अपने चेहरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। देखिए, कर्पूरी ठाकुर के चेले नहीं थे रामविलास पासवान। पासवान के गुरु कर्पूरी ठाकुर, दोनों में अंतर है जी। अच्छा। कर्पूरी ठाकुर के 50 अनुयायी हैं। ये अभी नए नए थे, 77 में पहला इलेक्शन जीत के आए थे ये। और कर्पूरी ठाकुर इनके लिए वो थे, कर्पूरी का उनका समाजवादी या उनका जो भी भाषण या जो भी इसके प्रभावित थे ये। तो हम आपसे प्रभावित है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके परम शिष्य बन जाए, निकटतम शिष्य बन जाए। तो निकटतम शिष्य में कर्पूरी ठाकुर के रामविलास पासवान नहीं थे। टिकट का बंटवारा हुआ तो सब झाड़ जो सबके साथ बंटवारा हो रहा था, पासवान की कोई उसमें हैसियत नहीं थी, तो उन्होंने पासवान का टिकट नहीं दिया। उसमें कर्पूरी ठाकुर पासवान के संबंध का कही, पासवान से बाद, हालांकि पासवान के घर गए थे जब ये जीत के आए थे, बधाई दिए थे उनको, और उसके पहले भी कर्पूरी ठाकुर जब जेल में थे आए थे तो मिले थे वो। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ये नहीं था। अच्छा, दूसरे कर्पूरी ठाकुर के बाद में जब राष्ट्रीय राजनीति में आया, चरण सिंह सबसे साथ हुआ, तो जब आग लगी उनके घर पे तो चरण सिंह के यहाँ ही ठहरे थे। क और च बना जब अलग हुए 82 में, तो कर्पूरी ठाकुर के साथ जाना इनकी मजबूरी थी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के नेता थे, चरण सिंह बिहार के नेता नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर इनको बिहार में आगे बढ़ाते या इनका वोट बैंक बढ़ाते, इसलिए कर्पूरी ठाकुर के साथ ये जानते हुए, ये बात भी चरण सिंह ने बताई ना कि तुम्हारा नाम टिकट, तुम्हारा नाम उप मंत्री में था, इन्होंने काटा। अब जॉर्ज, मैंने और भी लिखा गया, जॉर्ज को बहुत मानते थे, लेकिन जॉर्ज भी इनको, नीतीश को, इनके तुलना में नीतीश को बढ़ाते रहे, इसीलिए अब लास्ट में अपनी पार्टी भी इन्होंने बनाई। तो ऐसा नहीं कुछ है, कर्पूरी ठाकुर को हमेशा अपना गुरु मानते थे, मैंने गुरु माने श्रद्धा करते थे। पॉलिटिकली कर्पूरी ठाकुर के लिए पासवान उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, बाद में भले बने क्योंकि उन्हीं की मीटिंग थी, उन्हीं के सब था। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि कर्पूरी ठाकुर उनको काट रहे थे या हम कट रहे थे तो हमें लगेगा कि आप काट रहे हैं, वही है किताब में। एक चूंकि दलितों की लड़ाई हमेशा पासवान जी लड़ते रहे, और उसमें एक जो बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ, संभवतः सवर्णों में रामविलास पासवान के खिलाफ कभी नाराजगी नहीं रही।
और एक कारण उसका ये दिखता है कि उनकी जो फाइट हमेशा थी वो दलितों के हक के लिए थी, सवर्णों के खिलाफ नहीं थी। एक वो बड़ी वजह होगी। लेकिन एक घटना है जहां प्रिविलेज पर्सन्स होम स्टीड टेनेंसी एक्ट था 1947। तो ये एक्ट जिसके तहत भूमिहीनों को भूमि दिलवाई जा रही है जहां वो रहते हैं। पासवान इसमें एक कदम आगे बढ़े कि जो भूमिहीन उस जमीन पर रहता है उसको ही नहीं, जो पूरी तरह से ही जिसका कहीं कोई बसेरा ही नहीं है उसको भी जमीन दिलवा दी जाए। इसमें इनको फायदा मिला। लेकिन यहाँ पर एक घटना होती है जो मुझे संदेह एक बार उत्पन्न करती है कि क्या पासवान एक पॉलिटिकल गेम भी खेल रहे थे। इनकी ही पार्टी के नेता कामेश्वर सिंह राज परिवार के भी थे, दबंग थे, सभी चीज़ें थी, उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई। यहाँ तक नैतिकता सिद्धांत की बात नज़र आती है। लेकिन जब आप किसी की ज़मीन पर कब्जा करने जा रहे हैं जिसका विरोध होना ही है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो दबंग है, तो वहाँ पर विरोध भी होगा। विरोध हुआ भी, हिंसा हुई, एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। तो रामविलास पासवान ऐसी स्थिति में, चूंकि सत्ता का हिस्सा थे ये, पुलिस को भी ले जा सकते थे, पुलिस को नहीं ले गए, पर एक व्यक्ति की उससे मृत्यु हो गई है। तो क्या रामविलास पासवान उस समय तक ये पॉलिटिकल गेम को समझने लगे थे कि मैं इस माहौल को कैसे क्रिएट करूं कि मैं दलितों की फाइट मैं ही कर रहा हूं? पासवान के नेतृत्व में नहीं था, वो समाजवादियों का वो एजेंडा था। बाद में जमींदारी उन्मूलन क्या था? जी, यही न था कि आप ज़्यादा ज़मीन पे लिए, उसको लिमिट करके उसको हम बांटेंगे भूमिहीनों में। जमींदारी उन्मूलन यही है, चकबंदी भी इसीलिए आई थी। तो उसके पहले इन लोगों ने जो टेनेंसी एक्ट आया था वो लागू नहीं हुआ था, उसको लेके इन लोगों ने वो किया कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे कब्जा करके, एक तरह से आप समझ लीजिए वो नक्सली मूवमेंट टाइप का था, लेकिन वो आंदोलन की तरह था, वो हथियार बंद नहीं था। कि हम जो कामेश्वर सिंह जमींदार थे, पार्टी में जमींदार थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यही तो सोशलिस्टों की खासियत या बुराई थी कि वो जब इशू आता था तो वो अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते थे, इसलिए ये पार्टी ज़्यादा टिकी नहीं। तो कामेश्वर सिंह के खिलाफ लोग खड़े हो गए, गिरफ्तार हुए हैं, एक आदमी मारा गया, पुलिस बुला लिया। पुलिस आप जानती है किसकी मदद करती है? जमींदार की करती है, जो हैव रहता है उसके साथ रहती है। वहाँ भी पुलिस आई तो इन्हीं लोगों को पकड़ के ले गई। जिसकी हत्या हुई थी उसके खिलाफ कोई उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि जिस मजदूर की हत्या हुई थी उसके खिलाफ लोग करना चाहिए था। तो ये नेतागिरी के लिए नहीं था इन लोग का। मैंने उसमें लिखा कि एक होता था, मतलब 7-10 दफ़ा 15 दफ़ा जेल जा चुके इन लोग। अगर 2 महीने में जेल नहीं जाते थे तो इन लोगों को बेचैनी होने लगती थी। तो कई तरह के इन लोग, चाहे खगड़िया को जिला बनाने का आंदोलन हो, चाहे कई तरह के आंदोलन लोग करते थे, उसमें एक ये था, ये इनके पर हमला भी हुआ था जिनसे जान जाते जाते बची। एक बालेश्वर थे जिनका मैंने नाम दिया, उन्होंने बचाया इनको, उसी कामेश्वर वाला जो आप घटना कह रहे हैं। तो वो जुनून था कि गरीबों को हक दिलाना है, मजलूमों को छीन के। बाद में वही कहते थे भाग्य ईश्वर पर इसलिए नहीं भरोसा करते हैं कि वो आपको कमज़ोर बनाता है, कि ठीक है अब कामेश्वर सिंह जो दे देंगे खा लेंगे पी लेंगे, ईश्वर जो दे देगा ईश्वर को यही मंजूर है। इसके लिए हमारे एक बार बात भी हुई थी तो उन्होंने मुझसे ही कहा था कि हम लोग ईश्वर को हम मानते इसलिए नहीं मानते कि होइए वही राम रुचि राखा कह के आप जो है अपने मन को संतोष कर लेते हैं, आप अपना हक नहीं मानते हैं। एक पॉलिटिकल पत्रकार के तौर पे ये चीज़ आपका जितना बड़ा अनुभव है, पासवान अपना पहला चुनाव हारते हैं और 72 में जब फिर से चुनाव लड़ते हैं, 3 साल बाद ही ये चुनाव मध्यावधि चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। और काम बहुत किया था, जब उस पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो एक अविकसित क्षेत्र में जाके लोगों को काम करने के बावजूद चुनाव हारे। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है, ये मैं दर्शकों के लिए पढ़ना चाहूँगा कि भोला पासवान शास्त्री ने रामविलास पासवान को बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ। उन्होंने पासवान से पूछा, क्यों हमेशा क्षेत्र में जाते हो? पासवान के जवाब का इंतजार किए बिना बोले, तुम समाजवादियों के साथ यही तो समस्या है, इसलिए दोबारा नहीं जीत पाते। पासवान समझे नहीं, चुप रहे। भोला पासवान शास्त्री ने समझाया, क्षेत्र में जाकर तुम क्या करते हो? तुम वहां जाओगे, लोग मिलेंगे, वो अपनी अपनी परेशानी कहेंगे, मांग करेंगे, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को हैंडपंप, कहीं सड़क की मांग। तुम क्या कर सकते हो इसमें? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, पर तुम किसी चीज़ के लिए ना भी नहीं कर सकते। उनकी मांगे लेकर सरकार के पास जाओगे, पर सबका काम नहीं होगा।
हर हफ्ते या महीने में 2 बार भी क्षेत्र के उस गांव में गए तो वो पूछेंगे क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ हैंडपंप का, क्या हुआ सड़क का। एक बार फिर भरोसा देकर लौट आओगे और 5 साल तक चुनाव आते आते झूठे बन जाओगे और उनकी नाराजगी का दंड भुगतना पड़ेगा। ये राजनीति की सच्चाई है। और इसमें उन्होंने अपनी कांग्रेस की रणनीति का भी खुलासा किया शास्त्री जी ने। भोला पासवान शास्त्री उनको कहते हैं कि हम लोगों को देखो, चुनाव के समय एक बार जाते हैं, हमारे पहुंचने के बाद गांव के लोग सामने धीरे धीरे जुटते हैं, कोई उड़ाना देता है, कोई आक्रोश जताता है, बोलता है चुनाव आ गए, शक्ल दिखाने आ गए, 5 साल कहाँ थे। हम लोग भी यही सोचते हैं कि होली में आए हैं, गाली सुन लो। जो वो कहते हैं चुपचाप सुनते रहे। जब वो बोल लेते हैं तो पार्टी के जो लोग साथ में होते हैं उनमें से कोई कहता है आप ही लोग बोलते रहेंगे, शास्त्री जी को बोलने दोगे। शास्त्री जी ने हंसते हुए समझाया, पहले हम पार्टी के उस कार्यकर्ता को डांटते हैं, बोलने दो, फिर लोगों से कहते हैं बोलिए और कुछ कहना है। जाहिर है तब तक लोगों का गुस्सा निकल गया होता है, सब चुप हो जाते हैं। हम फिर उनको समझाते हैं कि भाई हम लोगों को देश दुनिया भी चलाना होता है। आपकी यही शिकायत है ना कि हम नहीं आए। हम आज आपसे वादा करते हैं कि अगर अब की हम जीते तो सबसे पहले इसी गांव में आएंगे, इस बार हमें माफ़ कर दीजिए। ये हुआ वादा। वे लोग हमें माफ़ कर देते हैं क्योंकि हम 5 साल में एक बार झूठ बोलते हैं, एक बार वादा करते हैं। तुमको नहीं करेंगे क्योंकि तुम 5 साल में 100 वादे करोगे, 100 बार झूठ बोलोगे। तो ये इंटरेस्टिंग प्रसंग मुझे लगा। और राजनीति में हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ विधायक और सांसदों ने काम खूब किया लेकिन उसके बाद किसी न किसी और कारण से वो हार गए। तो पासवान जी के बहाने प्रदीप जी के अनुभव का मैं यहाँ लाभ उठाना चाहूँगा कि 47 से लेकर अब 2024 तक के इस दौर में ये हमने लगातार देखा है। तो ये भारतीय जनमानस जो है ये बार बार बात तो करता है कि हम जाति पे वोट नहीं देंगे, विकास पे देंगे, पार्टी मत देखो, कैंडिडेट देखो, लेकिन आज भी घूम फिर के यहीं आ जाती है कहानी। वही है ये जो प्रसंग है जी, इसे लेके पब्लिश करने में बात हुई थी। हमारे एडिटर जो थी वैशाली माथुर जी, उन्होंने कहा ये तो बड़ा नेगेटिव जाएगा। हम क्या नेगेटिव कह जाएगा, पॉलिटिक्स में सब होता है, इस तरह के मजाक चलते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। रामधन हमारे यहाँ थे, लालगंज के एमपी, वो एक बार जाता था गाली दे के आता था, बस 5 साल में एक बार जाता था, लोग गाली दे के उसको जिता देते थे, लोग बाद में नहीं जीते वो 2-4 बार के बाद। तो हमने कहा जब हमें नहीं ऑब्जेक्शन है, पासवान जी को ऑब्जेक्शन नहीं है, वही किस्सा बताए हैं, तो आप छपने दीजिए। ये पॉलिटिक्स पॉलिटिकल होता है। भोला पासवान शास्त्री जो कह रहे हैं पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल चीज़ पॉलिटिकल ही चलती है, उसमें उतनी नैतिकता नहीं होती है। वो मजबूरी बता रहे कि तुम हैंडपम्प नहीं लगा, तो क्योंकि सरकार तुम्हारे पास नहीं है, तुम इतना नौकरी नहीं दिला सकते, वो वाजिब है। तो वो खैर वो फिर छापने को तैयार है। ये आप जो कह रहे हैं, आप ये बताइए हिंदुस्तान में जैसे आपका भी अनुभव रहा, मेरा भी रहा है, मेरा अभी तक मानना है, मैं कम से कम 10 लोकसभा इलेक्शन तो कवर ही कर चुका हूँ, 5-7 तो कवर ही कर चुका हूँ, 10 कर चुका हूँगा। मैं भी देखा हूँ कि विधानसभा लोकसभा में काम करने से आप नहीं जीतते हो। एक से एक ईमानदार, एक से एक अच्छा करने नहीं ठहर जाता है। पार्टी का अगर ऐसा रहता तो धर्म के नाम पे लोग कैसे जीतते हैं? जाति कॉम्बिनेशन को राजनीति में जो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं वो क्या है? ये ना जाति जोड़ते हैं कि इतना वोट इसका, इतना वोट इसका, उसके। इसके लिए पॉलिटिकल नेताओं को मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। हम आप खुद जिम्मेदार हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप दारू की एक बोतल पे वोट दे दोगे, आप पासवान और कैश के नाम पे वोट दे दोगे कि हमारा कैश नेता भले आपके घर पे एक बार ना आया, और जो आपके आगे पीछे रात दिन घूम रहा है वो दूसरी कास्ट का आप उसको नहीं दोगे, तो उसकी क्या गलती? पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसी हिसाब चलना होता है। उसको भी पैसा बांटना, दारू उसी लिए बांटता है कि उस पर वोट देते हैं वो। उसको भी जात सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, और राम और मंदिर और ये सब नारे लगाते हैं, हिंदुत्व राष्ट्रवाद की हिंदू इकट्ठे होंगे, बाइफर्केशन करता है। वो तो पॉलिटिक्स के लिए कुएं के अंदर कूद जाएगा, 10 सतह नीचे चला जाएगा, वो नैतिकता को ताक पर रख देगा। आप मानते हैं पॉलिटिकली, अगर पॉलिटिकल लोग खराब होते, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी खराब चीज़ नहीं होती है। हम खुद खराब हैं। आपको इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत बड़ा अधिकार है कि एक व्यक्ति एक वोट। वो जाति धर्म को लेके नहीं, दलित को भी वही अधिकार है जो सवर्ण को है, उसको भी एक वोट का अधिकार है। और इसे बहुत बड़ी चीज़ मानते थे पासवान जी, कहे कि अगर नहीं रहता तो दलितों को पूछता नहीं।
दिक्कत तो यही होगी ना कि आप तो हैं 16% 18% सवर्ण, 80% तो ओबीसी हैं, इसलिए आपको कभी मंडल कभी कमंडल कभी ये सब करना पड़ता है। मेरी जानकारी में आजादी के बाद जो देश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन था इमरजेंसी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, ये इतना बड़ा आंदोलन बना कि देश की गैर कांग्रेसी सभी पार्टियां इसके अंदर आई और जयप्रकाश नारायण एक सर्वमान्य नेता हो गए। जयप्रकाश नारायण दूसरे गांधी कहलाए। ये वो दौर था जब रामविलास पासवान की राजनीति को भी लगभग 10 साल के करीब हो चुका था और वो राजनीति में सक्रिय थे लगातार। इस आंदोलन का भी वो एक प्रमुख हिस्सा थे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई। इमरजेंसी हटने के बाद जब चुनाव होता है तो चुनाव में जनता पार्टी बनती है, जिसमें सभी विपक्षी दल मिलकर एक पार्टी का गठन करते हैं। टिकटों की घोषणा होती है। रामविलास पासवान को हाजीपुर से टिकट मिलना था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। और ये बहुत अनोखी घटना है और एक बड़ी घटना मेरी दृष्टि में है। इसमें एक पोस्टर हाजीपुर में लगता है। ये किताब में एक चैप्टर है पटना से दिल्ली पड़ाव 6। पोस्टर पर लिखा था, हाजीपुर में जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है मैं नहीं जानता, पर जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान है, जयप्रकाश नारायण। और ये जयप्रकाश नारायण के हस्ताक्षर के साथ ये पोस्टर छपा था। और ये पोस्टर छपने के बाद जनता पार्टी में हड़कंप मच गया और हड़कंप मचने के बाद इस पूरा डैमेज कंट्रोल किया गया। जनता पार्टी ने अपना टिकट वापस लेके रामविलास पासवान को वो टिकट दिया। प्रदीप जी, रामविलास पासवान युवा नेता थे, बड़े नेता बन रहे थे, इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जैसे नेता का उनके ऊपर ये भरोसा करना, और ये इकलौती घटना है उस पूरे 1977 के चुनाव में जहां जयप्रकाश नारायण जो है सब चीज़ों से अलग हटकर एक कैंडिडेट के लिए पर्सनल अपील जारी करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को इतना भरोसा रामविलास पासवान जी की किन खूबियों की वजह से हुआ? देखिए, आप जब किसी कॉज के लिए लड़ते हैं ना, तो अगर आपको जिस वर्ग जिस तबके के लिए लड़ रहे हैं उस पर कोई उभरता हुआ आपको दिखाई देगा तो आप उसे लपकेंगे। आप मान लीजिए टीचर हैं और पढ़ा रहे हैं या आईएएस की कोचिंग ले रहे हैं और आपका विशेष फोकस है कि ओबीसी और जो उन लड़कों पे, तो किसी गरीब घर का लड़का होगा वो आपको जरा सा उस पर ब्राइटनेस दिखाई देगी तो आप उस पर पूरा ध्यान तवज्जो दोगे। मैंने उसमें लिखा है कि जब छात्र संघर्ष समिति बनी, वहाँ गए, स्क्रीनिंग कमेटी में इनको रखा गया। एक बात दलित थे, लालू भी थे, नीतीश भी थे, सुशील मोदी भी शायद उस पर थे, लेकिन दलित में ये एक बात थे। और ये जाके इनको जेपी से श्रद्धा हो गई। जेपी के यहाँ बैठे रहते थे, जेपी भी इनको लिखते थे। अच्छा, फायर ब्रांड नेता जो है 77 से लेके 80 तक फायर ब्रांड नेता के रूप में बिहार से लेके दिल्ली तक वो फेमस थे। तो दलित में फायर ब्रांड नेता हो जो जेल में इस तरह तूफान मचा दे, कर्पूरी ठाकुर भी इसलिए मानते थे। दलित तो सबसे निचला क्लास का था, उसमें इस तरह का नेता पैदा हो गया तो सबका ध्यान इनके पे था। अच्छा, फिर अलौली में जो मिश्री सजा को हटाया तो कभी नहीं हारे थे, पहली जीत ने इनको ऊपर चढ़ा दिया था। तो इनका बैकग्राउंड, इनका अच्छा डीएसपी की नौकरी छोड़ के ये भी पता था सबको। तो ये अलग कैटेगरी थे, इसलिए जेपी का भी इनके प्रति लगाव जो है वो नेचुरल था, अननेचुरल नहीं था। दलित थे, गरीब कास्ट के आए थे, अपने बल से डीएसपी क्वालिफाई किया था, अपने बल पे अलौली जीत गए थे और संघर्ष लगातार कर रहे थे। तो जेपी उनको तवज्जो देते थे। फुलवरिया कौन सा जेल था वो, फुलवरिया ही जेल था जिसमें इन लोग बंद थे इमरजेंसी के दौरान। वहाँ टिकट वगैरह जब ये हो गया, हट इमरजेंसी हल्ला आया तो लोग टिकट वगैरह बांटना शुरू कर दिया, जगजीवन सासाराम थे, ये वो सब। उसमें जो है पासवान का, क्योंकि पासवान तो एक ही बार के एमएलए थे ना उस समय तक, पहली बार एमएलए बने थे। एमएलए के बाद उसको 72 में हार गए थे। फिर कार्यकर्ता थे, संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता थे। तो इनका नाम लोकसभा में कौन सोचेगा? राज नारायण, जाज, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, फलाना ढेगा, इनका कौन नाम सोचेगा? तो इनका नाम कहीं था ही नहीं, इन लोग सोचे ही नहीं थे इनका कोई। ये भी नहीं जानते थे, उत्सुक थे। इनके पास कहीं जेपी के पास आया होगा, हाजीपुर के लोग आए होंगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी ना, इसलिए कि भाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजर्व कैंडिडेट, तो इनका नाम प्रपोज हुआ होगा, इनको जेपी को बताया गया होगा। जेपी भी इनको जानते थे, इसलिए जेपी ने कहा कि तुम हाजीपुर से लड़ जाओ, जो पूरा किस्सा हमने दिया, हाजीपुर से लड़ जाओ।
लेकिन इनको आश्चर्य हुआ जब देखा कि जो टिकट पटा जो लिस्ट निकली उसमें उनका नाम ही नहीं है, तो वो मायूस हुए हैं। और कोई ज़्यादा नहीं लिए इसलिए कि उनको खुद ही नहीं उम्मीद थी कि हाजीपुर से हमको टिकट मिलेगा। वो मायूस आप तब ज़्यादा होते हैं जब आपको रहा कि नहीं साहब हमको तो इस बार स्पेशल करेस्पॉन्डेंट बना ही जाएगा, आप हमारा सबसे ऊपर नाम है, पता चले आपको प्रिंसिपली पे रख दिया, तब आप मायूस होते हैं। वो स्पेशल लायक थे ही नहीं, वो अपना रिपोर्टिंग में जो है वो जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी में ठीक थे। उसका जो घटना है मैंने बताया, फिर जेपी नाराज़ हुए, कर्पूरी ठाकुर को बुलाया, फिर राजनारायण, क्योंकि संसोपा लॉबी के थे, ये संसोपा के आदमी थे, और जनता पार्टी में सब पार्टियां शामिल थी, जगजीवन राम की भी और जनसंघ भी। तो राजनारायण ने मधुलिमा को बुलाया, सब कुछ हुआ, फिर इनको टिकट मिला। हालांकि चुनाव चिन्ह जो है रामसुंदर दास को मिल गया था। अच्छा, किताब में जब पासवान जी की बात होती है, कुछ एक हिस्सों को जो मुझे नकारात्मक लगा लेकिन काफ़ी पॉजिटिविटी से लिखा है, तो पहला ये सवाल मेरा आपसे ही है, आपने किताब में पूरी तरह से, कोई भी व्यक्ति इतना उजला नहीं हो सकता, इसमें उजला पक्षी ही जो है वो ज़्यादा हैं उनके, तो क्या ये जो आपका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा या उन्होंने स्वयं कहा था कि इस किताब को लिखा जाना चाहिए, क्या उसका कोई दबाव एक राइटर के तौर पे आपके ऊपर था? मैं इंट्रो में लिख दिया है कि मैं अपने को न्यूट्रल करने के लिए ये भी नहीं करूँगा कि ज़बरदस्ती गलत बात लिखूं कि इनके में ये था वो था, और ना मैं अपनी दोस्ती के नाते इनकी ज़बरदस्ती तारीफ करूँगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता सफल होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रामविलास पासवान को आपने भी देखा है, 20, 25, 30 साल देखा होगा, क्या कमी थी भी बताइए आप? मेरी दृष्टि में तो नहीं, मेरे किताब की दृष्टि छोड़िए, मैं एज ए आम पब्लिक, एक जर्नल मतदाता, रामविलास पासवान में आपने क्या कमी देखी? नहीं, उनका परसेप्शन जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहा। मैंने इसलिए कहा कि सवर्णों के दलित नेता वो रहे। लेकिन मैं किताब की 2 घटनाओं का यहाँ जिक्र करता हूँ, जिसमें एक मुझे लगा, जैसे इंस्पेक्टर रामलखन सिंह का एक जिक्र इसमें आता है, जिन्होंने इमरजेंसी में इनकी मदद की, गिरफ्तारी से बचाया, सीआईडी के चंगुल में फंसने से बचाया, और जब 1989 में केंद्र में मंत्री बनते हैं तो उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार दिलवाते हैं। पुरस्कार राष्ट्रपति वाला, अच्छा राष्ट्रपति पुरस्कार था जी, राष्ट्रपति से पुरस्कार दिलवाया। तो ये जो है पॉलिटिशियंस को हमने हमेशा देखा कि अधिकारियों ने जिन्होंने साथ दिया उनको कहीं न कहीं आगे उन्होंने मदद की है। तो ये मुझे एक हिस्सा लगा कि ये जिस तरह से प्रेजेंट हुआ है ये हिस्सा भी पॉजिटिव तरीके से है। लेकिन क्या एक अधिकारी, रामलखन सिंह के बारे में और चीजें नहीं हम जानते कि क्या वो वाकई इसके योग्य थे? देखिए, मैं आपकी बात समझ गया नवीन जी। 1947 के आंदोलन में अंग्रेजों के जो भी इंस्पेक्टर सिपाही या जो लोग भी सहायता किए आंदोलनकारियों को, उनको पुरस्कार से नवाजा नहीं गया। बिल्कुल। किसी आंदोलन में अधिनायकवाद के खिलाफ, 75 का आंदोलन क्या था, 75 का अधिनायकवाद के खिलाफ था। अधिनायक के खिलाफ होते हुए रामलखन सिंह ने उसके खिलाफ लड़ने वालों को वो दी, तो जब उनकी सत्ता आएगी तो किसको वो करेंगे? वो उसको तो नहीं करेंगे ना जो जबरदस्ती मार के जेल में, उसकी निगाह में तो वो है ना जो कि परसेप्शन जिसका सही था, उसने ईमानदारी से कहा। रामलखन सिंह ने बेईमानी से इनका साथ दिया होता, चोरी, हत्या या कत्ल में इनका साथ दिया होता, उन्होंने, रामलखन सिंह ने आंदोलनकारियों का साथ दिया अपनी ड्यूटी बजाते हुए, तो निश्चित योग्य था। इसलिए मुझे इसमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने पक्षपात किया, वो किया। दूसरे जो आपने कहा कमी की बात, मैंने भी ढूंढा इनका पूरा हिस्ट्री, मैंने लिखा भी है कि आज तक इनके पर कोई किताब नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? देखिए, दलित थे, लालू पे 10 किताब आ गए, नीतीश पे 10। हमको इंटरव्यू में पूछा है बीपी वाले ने भी, आशुतोष ने भी, तुमको आपको क्यों लगता है कि नहीं लिखी गई? हम कहे एक ही आंसर मेरे पास है, मैंने बहुत, वो दलित थे, वो ब्राह्मण क्या है, वो यादव भी रहते तो उन पर किताब लिखी जाती है। शाह अभी 4 दिन के नेता है, उन पर 10 किताब उनकी बायोग्राफी आ चुकी है, मोदी पर 500 आ चुकी है। लेकिन ये आदमी 67 से पॉलिटिक्स में और सेंट्रल पॉलिटिक्स में है। अब ये इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, इन तो आप पलटेंगे अभी भी गूगल में तो 2 ही आरोप मिलेंगे, एक तो दूसरी शादी और दूसरे मौसम वैज्ञानिक। हाँ, तो अब ये अगर आरोप है तो उसका जवाब भी मैंने लिखा है।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता, मैंने भी खोजा। अब मैं उनसे तो नहीं पूछूंगा ना कि पासवान जी आपके निगेटिव क्या, निगेटिव पक्ष क्या है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दिया। जब आपको नहीं दिखाई दिया तो हम तो बहुत निकट थे, हमको तो हो सकता है बहुत चीज़ नहीं दिखाई दे। जब आप दूर से रह के भी नहीं देख पा रहे हैं, अब निकट के जो पर्सनल जर्नल होते हैं, मान लीजिए आप पानी बहुत पी रहे हैं या आपको मटन बहुत पसंद है, अब ये सब तो यही सब ना या पर्सनल शौक जो है, चाइनीज उनको बहुत पसंद था, खूब खाते थे, मटन के बहुत शौकीन थे, तो अब ये सब नेगेटिविटी हम क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आरोप की ही बात हाँ। करता हूं। मैं दूसरा सवाल ललित पे आना था, लेकिन पत्नी का जिक्र आया। पहली पत्नी बाल विवाह हुआ, तो बाल विवाह उस दौर में हो ही रहा था, सवर्णों में भी हो रहा था, दलितों में भी हो रहा था। तो इन्होंने भावनात्मक जुड़ाव न होने के कारण उनको छोड़ा। उसके बाद रीना पासवान से विवाह हुआ उनका, जब उनको लगा कि एक कनेक्शन बैठता है। ये पूरी लड़ाई जो है दलितों की लड़ाई है, उनकी जिनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है। जो पिछड़ा हुआ है उनके लिए आप एक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक जिससे आपका रिश्ता जोड़ा गया, क्या उसको भी सक्षम बनाने की एक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्योंकि आप सक्षम होते गए तो जो कमज़ोर थी उसको आपने छोड़ दिया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के ऊपर भी प्रायः यही हमले होते हैं। तो यही चीज़ जो है, मैं सवाल इनके बारे में भी जानना चाहता हूँ कि एक संभावना ये भी तो थी कि ये उस चीज़ को ये देखते कि पत्नी को साथ रखते। लालू यादव भी अपनी पत्नी को लेकर चल ही रहे थे, तो वहाँ पर जो है उनको पढ़ाया जा सकता था, आगे बढ़ाया जा सकता था। देखिए, जब आप एक पर्टिकुलर स्टेटस से निकलते हैं ना, गांव से निकलें या गरीबी से निकले और आप फिर आते हैं शहर में या अमीर लोगों के साथ आते हैं या संपन्न, तो आपके भी आपका वो बदलता रहता है, आपकी हैबिट्स बदलती रहती है, आपकी उम्मीद साइकोलॉजिकल चेंज आता है। वो गांव में रहे होते तो उसी पत्नी से सेटिस्फाई रहते हैं, उनको कोई असंतोष नहीं होता। और एक चीज़ और बताते हैं, मोदी से मत तुलना की, इनके 3 लड़कियां उस पत्नी से हैं और तीनों लड़कियां दामाद एकदम, मतलब लास्ट तक हमने पूरी किताब में दिया है। और उनमें हमें उन तीनों से साधु हो चाहे 2-2 बार MLA टिकट सबको दिया उन्होंने, वो तीनों को, माँ को भी जो पहली बीवी थी। तो लेकिन वो धीरे धीरे कटते रहे सरबनी में, वो 1-1 साल के लिए निकल जाते थे, क्योंकि एज ए पुरुष, एज ए स्त्री आप समझ सकते हैं कि जब बेमेल विवाह होता है तो मजबूरी में आप ढोते हैं। ये अगर संपन्न नहीं होते, नेता नहीं बने होते, इनको नहीं जीवन में अगर कोई दूसरी लड़की आके प्रपोज किया तो ये उसको ढोते रहते हैं। मैं ढोना वर्ड कह रहा हूँ, ढोना वर्ड कह रहा हूँ। बहुत सी शादियाँ, 60% शादियाँ ढोई जा रही हैं, अगर आप मुझसे स्पष्ट बोलेंगे तो ढोई जा रही हैं। विदेशों की तरफ से यहाँ पे भी अब कंसेप्ट हो गया कि दूसरी तीसरी शादी बढ़िया से हो रहा है, एलिट क्लास में हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, उसमें हो रहा। ये चीज़ें यहाँ स्टार्ट हो गई। आप देखिए कितना ब्रेकअप हो रहे हैं, जो इंजीनियर लड़के हैं, लड़कियाँ 5 साल में 3 साल में ब्रेकअप हो रहे हैं बढ़िया से, फिर वो दूसरी तीसरी शादियाँ भी हो रही। ये उन्होंने बहुत पहले कर दिया, लेकिन कैसे किया, कैसे हुआ, पूरा मैंने किताब में दिया। मैं इसके लिए उनको दोषी नहीं मानता। अगर अपॉर्चुनिटी मिले अभी भी कई लोगों को तो दूसरी शादी करने पुरुष इस मामले में मान लेता हूं। तो वो पर्सनल मैटर है। और बड़ा उस समय हमने भी शुरू में सुने कि वो एयर होस्टेस बनने के लिए आई थी और क्या था वो नौकरी मांगने आई थी। जब मैं भी, लेकिन ये किस्सा सब गलत है। तो आप 10 तरह के भ्रम फैलाए हुए हैं। और लेजिटिमेट शादी है, ये भी नहीं कि आपने आप भी जानते हैं, शायद आप कम जानते हो, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं कि इस पॉलिटिकल लाइन में कितने लोग हैं जो दूसरा तीसरा रखे थे बिना शादी किए, बिना उसके। तो इस मामले में ये तो ईमानदार थे कि उन्होंने शादी कर ली। मैं नहीं कहीं गलती देखता हूँ, ये ह्यूमन नेचर। भाई आपको आप अगर पहली पत्नी को आपने परित्यक्ता मान के छोड़ दिया है, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, उसको देख नहीं रहे हैं, वो आपकी गलती है। इन्होंने कभी ऐसे छोड़ा नहीं, वो शहरबनी में नहीं, इनके घर ही पे नहीं, मैके नहीं भेज दिया। और उनको उतना ही सब सुविधा मिली, सिवा इसके कि पति दूसरे का हो गया,
बाकी सारी सुविधा उनको मिली, उनके लड़कियों को, उनको दामाद को पूरी सुविधा मिली। मेरे पता उनके दामाद के लिए एक कमरा, इनका एक नया चेक मैगजीन चलता था, वो खाली करके इनके बड़े दामाद के लिए बनाया गया। और मैं एक बार पटना गया था चुनाव दौरे पे, तो हमसे कहे आप चलोगे मेरे साथ? हमने कहा कहे कि मैं नाम बोला बड़ी वाली बेटी का, तो उसका शादी साल गिरा गया था, तो पूरा 2 टोकरी में सूट का कपड़ा, साड़ी कपड़ा, फल वो लेके मियाँ बीबी भाभी जी, रीना जी और ये लोग जा रहे थे। हमसे कहा तुम भी चलो। हम कह नहीं, हम वहाँ क्या करेंगे? तो आप ऐसे संबंध उन्होंने रखा। इसलिए मुझे नहीं, भाई ह्यूमन नेचर है। और मैंने क्या कहा कि आज भी अगर मौका मिले तो 60% लोग दूसरी शादी कर ले। अगर उपेक्षित रखते, दूषित थे, महिला के प्रति भी उत्पीड़न वो है, उत्पीड़न नहीं किया उनका, वो रखे, साथ रखे, सरबंदी में रहे। और इनकी शादी इनके भाइयों ने कराई, पारस ने। अब पिता बहुत देर तक बोले नहीं उसको लेके, वो तो सब है। ये सारा प्रसंग किताब में है, उसको आप किताब को जरूर पढ़ें। भाषा जो है किताब की वो बहुत ही सरल है, एक कहानी की तरह से चलती है और आपको इसमें इंटरेस्ट बनता रहेगा। ये मेरा एक पाठक के तौर पे अनुभव है। सर, मैं वापस आता हूँ मुद्दे पे। दलित पॉलिटिक्स ही पहचान रही रामविलास पासवान की, और आपने इसमें एक बड़ी लाइन इनके बारे में लिखी है कि अंबेडकर और जगजीवन राम, उसके बाद इस कद का कोई दलित नेता नहीं हुआ। यहाँ 2 प्रश्न मेरे बनते हैं। एक, मायावती का जिस तरह से दलित नेता के तौर पे एक परसेप्शन बना, काशीराम का एक नाम आया था, इनका परसेप्शन नहीं बना। रामविलास पासवान जैसे आपने मुझसे पूछा कमी क्या है, तो नहीं, हाँ अच्छे आदमी थे, लेकिन परसेप्शन के तौर पे हमेशा मायावती दलित नेता के नाम पे आती है। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो परसेप्शन क्यों नहीं बना, और दूसरा, देश में काफ़ी कुछ बदला 1975 के बाद के दौर में, दलितों की पॉलिटिक्स भी बढ़ी, रिजर्व सीट्स भी हैं तो उससे नेता भी आए बहुत सारे, लेकिन हमारे पास गिनने के लिए 5 बड़े दलित नेता, 6 बड़े दलित नेता नहीं बन पाए हैं आज तक भी। तो जब हम अंबेडकर के बाद बात कर रहे हैं तो अंबेडकर के बाद जगजीवन राम आते हैं और जगजीवन राम के बाद रामविलास पासवान, उस बीच में भी कोई नहीं आता, और उसके बाद भी कहीं मायावती का नाम आता है। तो बीच में हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। तो दलित पॉलिटिक्स में ये कमी कहाँ से आ रही है कि बड़े नेता नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन था पहला कि राष्ट्रीय दलित नेता आपने अंबेडकर, जगजीवन के बाद इनको क्यों माना? परसेप्शन मायावती के लेके कतई नहीं है, मायावती को लेके देश में कि कोई दलित नेता परसेप्शन नहीं है। यूपी में है, अखबारों में है, नाम दिया जाता दलित नेता। काशीराम को भी आप कह सकते, काशीराम बहुत आगे थे। काशीराम ने दलितों के लिए बहुत किया और बहुत मेहनत की, इतना पासवान जी ने भी नहीं किया। पासवान खुद मानते हैं, पासवान जी काशीराम जी को लेके उनके दिल में बहुत इज्जत थी, और काशीराम को, पासवान को लेके बड़ी इज्जत थी। ये जो आप नेता जिनकी बात कर रहे हैं, और भी बहुत है जिनका नाम नहीं लूँगा मैं, ये आपके क्षेत्र में जहाँ आपका पॉलिटिकल संबंध है, वहाँ कुछ हुआ दलितों के प्रति तो आप वहाँ तूफान मचाएगी, वहाँ उत्तर प्रदेश पर। ये नेता 50 साल तक देश में कहीं भी दलितों के प्रति अत्याचार हुआ, ये गए। ऑल इंडिया लेवल पे इन्होंने जो वो बनाया था 1983 में दलित सेना, वो हिंदुस्तान के तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक है, 100 ही 200 हैं, और हर कॉज पे वो बुलाते जाते हैं। मैं 2 घटना आपको बताते हूँ 91-92 की। चुंडूर में हुआ था आंध्र प्रदेश में, और कुम्हेर राजस्थान में हुआ था, जिसमें मैंने जिक्र किया है, वो पूरी घटना का जिक्र किया मैंने इसमें। 22 दलित मारे गए थे, और इसमें भी कई दलित मारे गए थे, दोनों दलित मारे गए थे। इन्होंने वहाँ गए थे, कैंप लगाया, न्याय ज्योति यात्रा निकाली, एक सम्मेलन बुलाया, बोट क्लब पे प्रदर्शन किया, और उसके बाद 50 पंजाब में, हरियाणा में, कई जगह जहाँ भी होता था पूरे देश जाते थे, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, कई जगह। कौन नेता आपने देखा है जाता है? कौन नेता दूसरे स्टेट में या दूसरे उनको वोट तो नहीं था ना पासवान का वहाँ पे। पासवान को वहाँ पंजाब में पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं था ना, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं था, न आंध्रा में था, न राजस्थान में था, न अरुणाचल प्रदेश में था। रियल कॉज के लिए वो आदमी, दलित के प्रति रियल कॉज था, और उसके लिए वो किसी को गाली नहीं देते थे, मनुवादी और ये सब का प्रयोग नहीं करते थे। मैंने किताब में दिया है कि उन्हें हर जगह कहा, पार्लियामेंट में कहा कि
कभी भी दलितों का या कोई भी सामाजिक न्याय के आंदोलन का नेतृत्व जो है हमेशा सवर्ण ने किया है। और गौतम बुद्ध, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय से लेके वो सहजानंद सोसाइटी से लेके वीपी सिंह तक का उदाहरण देते थे। उनका कोई आइडियल दलित नेता नहीं था अम्बेडकर के अलावा। उनका आइडियल थे वीपी सिंह, उनका पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर बैकवर्ड थे, दलित नहीं थे, लेकिन वो भी शोषित समाज के थे, नाउथ थे। तो इसलिए पासवान का जो सामाजिक न्याय और जो सामाजिक संघर्ष था, मैंने बहुत करीब से रह के देखा है। वो मुझे एकदम जेन्युइन, पॉलिटिकल नहीं था, वो नाटक नहीं था। क्योंकि नाटक रहता तो महाराष्ट्र में उनका कोई वोट बैंक बनने वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश में मैंने एक घटना और लिखी, आंध्र प्रदेश में मैं उतरा, मेरे साथ उस समय प्रधानमंत्री भी थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, देवगढ़ सरकार थी, 10 लोग थे। और आंध्र प्रदेश हैदराबाद हवाई अड्डे पे नीचे ऊपर आसमान, नीचे पासवान का नारा लग रहा है, जबकि जनता दल के सारे नेता वहाँ मौजूद थे। बाद में पता चला ये इनके दलित सेना के लोग हैं। 50-100 लोग आकर नारे लगा रहे हैं। रात में उनके साथ फर्स्ट क्लास में हम जा रहे थे, एक बार बिहार जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, कानपुर के स्टेशन प्लेटफार्म पर नारा लगने लगा। हमें हड़बड़ा के होते, ये अपना दरवाज़ा खोल के बाहर निकले। कुली जो थे वो उस जगह भी ट्रेन से आते थे, तो यहाँ दिल्ली से कुली खबर देते थे उनको कि पासवान जी जा रहे हैं, तेरे बजे ट्रेन पहुँचेगी। वो साले वहाँ तैयार रहते, वो सब लोग वहाँ तैयार रहते थे। तो वो भी मैंने देखा है। तो ही इज़ ए वेरी पॉपुलर नेता। लेकिन एक ही और आपको बता दें, अगर वो उनको जगह, उनके सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छी बात कही, पी कृष्णन, ब्राह्मण थे, आंध्रा कर्नाटक थे, इनके साथ लगे रहे, मंडल से लेके हर काम में उन्होंने बहुत मदद की। दलितों पे कई पेपर लिखे हैं, वो दलित काज के लिए बहुत, इसीलिए कृष्णन को उन्होंने अपना जब समाज कल्याण मंत्रालय तो अपना सेक्रेटरी बना के लाया वीपी सिंह से कह के, क्योंकि उनका स्टेटमेंट था कि मैं इनकी जाति नहीं जानता, लेकिन ये काम यही करेंगे। हाँ, वो उन्होंने पूछा वीपी सिंह से, तो उन्होंने कहा मैं जाति नहीं जानता, लेकिन काम, क्योंकि जब ये डिप्रेशन में थे, ये एमपी थे, तो कई बार कृष्णन इनकी मदद करते थे। एक कोई एमपी था, इनको कहा था कि आप कृष्णन से मिलिए, वो मदद करेंगे। तो अब कृष्णन से मेरी कभी बात हुई, अब उनका इंटरव्यू भी मैंने डाला है, इसके किताब छपने के पहले वो भी मर गए बेचारे, जैसे पासवान जी नहीं रहे। बहुत गुड़गांव में रहते थे। इन लोगों ने रियल में संघर्ष किया है। कृष्णन का कहना था कि अगर इनको, उनका जो पूरा टैलेंट था बाहर नहीं आ पाया पासवान का, उनका जो रियल संघर्ष था, टैलेंट था वापस, अगर उनको कांग्रेस जैसा कोई ऐसा फोरम मिला होता या जनता दल फोरम में उस तरह का रहता, तो कई चीज़ें सामने आती। और मैं पर्सनल उनके साथ 20 साल के, मैं पूरे इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस के साथ मैं भी कह रहा हूँ, दोस्ती अलग चीज़ है। लेकिन मैं भी जब लिखने लगा, मैंने इंट्रो में लिखा है, कन्फेस किया है कि जब मैं इनके बारे में जानकारी लेने लगा, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जितना मैं इनको समझता हूँ उससे कहीं बड़ा इनका कद है। लेकिन इस नेता को हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो दलित थे। मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से, इसलिए कि वो दलित थे। उनके उस काज के लिए कोई, मतलब ये जर्नलिस्टों की कमी है जिसकी कमी हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैंने आपसे खट पूछा कि आप कोई दोस्त निकाल, तो आप दोस्त निकालेंगे दूसरी शादी, दोस्त निकालेंगे, आप कहिए तो मौसम वैज्ञानिक वाले बताते हैं, मैं आऊँगा उस पर भी आऊँगा मैं। लेकिन दलितों का जो, मेरा इसी में दूसरा सवाल था कि दलित पॉलिटिक्स में और नेता नहीं खड़े हो पाए। रामविलास पासवान की ये सबसे बड़ी खूबी रही कि नीतीश कुमार के सिर पे हो चाहे लालू प्रसाद के सिर पे, कोई न कोई बड़े नेता का हाथ रहा। इन्होंने बहुतों को, जैसे आपने भी कहा, कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने गुरु माना, उन्होंने चिला नहीं माना। तो सिवाय एक बार जेपी ने एक चुनाव में जो मदद की हो, उसके अलावा हमें रामविलास पासवान के साथ ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जैसे सिर पे हाथ रखा हो या अपने आप आगे बढ़े। तो उस तरह से इनका कद भी बना। लेकिन कोई भी दलित नेता हम 5-6 से ज़्यादा नाम ही नहीं गिन पा रहे। बढ़े नहीं जाते हैं। देखिए मायावती, अच्छा जो दलित नेता बढ़े हुए थे, उदित राज जो हाईएस्ट थे, और आपके वो अम्बेडकर के जो नाती हैं, लोग उससे मेहनत ही नहीं किए कर सकते हैं। उस कास्ट, उतना कास्ट के लिए काशीराम को मैं मानता हूँ। काशीराम को साइड में लोग रख देते हैं, लेकिन दलितों का नेता अम्बेडकर से बड़ा काशीराम को मानता हूँ मैं। काशीराम से बस यही गलती हो गई कि काशीराम जो है, लेकिन उसके पीछे रीज़न था काशीराम का, जो मनुवादियों को गाली देते थे।
काशीराम का DS4 से मैंने देखा, मैं यूपी में साइकिल 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 करके उनकी मीटिंग होती थी। आज से 25 थी, मतलब जब ये कुछ नहीं था, बसपा वसपा कुछ नहीं था, इसलिए काशीराम को भी मानते थे। और किस दलित नेता बताइए, कौन दलित नेता अपने एरिया में घूम रहा है केवल, या कांग्रेस की दरबारी कर रहा है या बीजेपी की दरबारी कर रहा है वो नेता, लेकिन वो SMP तक अपने टिकट तक मतलब है, वो नहीं, वो कास्ट, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेके नहीं चले जो इन लोग चले। जगजीवन राम को भी मैं उतना नहीं मानता हूँ, लेकिन चूंकि कांग्रेस में एक दलित नेता को हाँ बड़ा कद था, और मैं यहाँ ये भी बताऊंगा इसीलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि वो दलित थे। संजीवा रेड्डी ने उनको बनने नहीं दिया, वो भी प्रसंग बनने दिया है। चरण सिंह के बनने के निकलने के बाद 200 MP होने के बाद भी, इनसे कम MP होने के बाद भी उन्होंने चरण सिंह को बना दिया, और दोबारा जब जगजीवन राम के लिए सपोर्ट किया, संजीव रेड्डी ने मना कर दिया। और उसके पहले भी जनता पार्टी बनी तो जगजीवन राम का चांसेस ज्यादा था, लेकिन उनको हटा के मुरारी देसाई बने। तो एक दलित सेना का गठन होने क्या, और ये मैं इसकी चर्चा करता हूँ, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है पूरे देश में, बिहार उसमें अग्रणी रहा। बिहार से वो लड़ाई शुरू हुई, तो वहाँ पर संख्या भी दलितों की ज़्यादा है। दलित सेना का गठन हुआ 84 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सभी धराशायी हो गए थे, तो ये भी चुनाव हारे। आपने जिक्र किया है कि ये नक्सली क्षेत्रों में जो झारखंड, अब वर्तमान झारखंड, उस समय तो बटा नहीं था, उसमें ये गए। बिहार और झारखंड का जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे को मैं दो दृष्टि से समझना चाहता हूँ कि दलितों की लड़ाई को क्या नुकसान पहुँचा, जो दलित सेना इनकी थी, जो और काम कर सकती थी, वो नुकसान पहुँचा। दूसरा, अगर वो क्षेत्र अभी भी इकट्ठे होते तो रामविलास पासवान जो है बिहार की राजनीति के अंदर और बड़ा नाम होते। इनकी रुचि केंद्र में रही, लेकिन नीतीश और लालू के अगर हम टक्कर में बात करें तो वहाँ पर ये और बड़ा नाम हो सकते थे। ये हो सकता है, लेकिन झारखंड से अलग होने के बाद मुझे नहीं लगता इनकी दलित सेना की लड़ाई कमजोर पड़ी। दलित सेना उसके बाद बढ़ी भी, आप झारखंड में बढ़ेगी ये मैं नहीं जानता। देखिए, दलित सेना के पहले उन्होंने एक बनाया था हरिजन आदिवासी सम्मेलन, 83 में दलित सेना बनी, जो मुझे याद आ रहा है। उसके पहले इन्होंने बनाया था, कई संगठन बनाए थे। उसके बाद भी दलित सेना के बाद भी जो चुंडूर गए थे, वहाँ एक न्याय ज्योति रख करके उन्होंने कुछ बनाया था सम्मेलन। तो हरिजन, वो इसको इसलिए नाम छोड़ दिया क्योंकि हरिजन या चमार जो है ये मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हरिजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था, तो इसलिए हरिजन वर्ड उसमें से निकाल के तो फिर उन्होंने दलित सेना बनाए, जिसमें दलित सेना में शेड्यूल कास्ट और आदिवासी सब थे। वहाँ भी इन्होंने पहला महामंत्री या प्रदेश का जो अध्यक्ष था दलित सेना का, वो अपर कास्ट का बनाया। ये भी अपर कास्ट का बनाया, सत्यानंद शर्मा। यू आर राइट, आप हाँ आप पूरा ठीक से पढ़े हैं, थैंक्स। जी जी। अच्छा, मौसम वैज्ञानिक वाली बात पे मैं पहले आता हूँ, फिर मैं 2-3 और मुख्य सवाल हैं। देखिए, 1989 में VP सिंह की सरकार में मंत्री बनते हैं, 96 में संयुक्त मोर्चे में बनते हैं, 99 में वाजपेयी सरकार, और वही बीजेपी जिसको कि सांप्रदायिकता कारण कम्युनिस्ट उनसे और सोशलिस्ट दूर रहे। फिर 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में, फिर 2014-19 में मोदी की सरकार में। तो आरोप तो ये रहा कि सरकार जिधर पासवान जी उधर। आपने हालांकि इसमें पूरी इसकी चर्चा भी की है, लेकिन आरोप तो लोगों का, फिर भी जब ये आंकड़े हैं तो आंकड़े ये हैं। आपके श्रोताओं के सामने, आपके दर्शकों के लिए आपने अच्छा किया बोलकर। देखिए, फिर मैं कहूँगा, लोगों को पता नहीं है कि जो ये इस समय नायडू साहब हैं, इनकी जो पार्टी है ये हर गवर्नमेंट में रही, और इनके DMK के जो मंत्री, उनका नाम क्या है, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो हर सरकार में मंत्री रहा। मतलब 96 के बाद हर सरकार में मंत्री रहा, किसी की नजर नहीं गई, पासवान पर नजर गई, क्योंकि फिर मैं कहूँगा क्योंकि ये दलित थे। और ये जुमला किसने उछाला था? लालू जी ने जुमला उछाला था। ये लालू अपना माहिर है इसमें, और ठीक है पॉलिटिकल आदमी, वो जुमला उछाला इनके खिलाफ, इनके खिलाफ थे। तो अब मैंने वही पूछा, पहले बार मंत्री बने 89 में, सरकार किसकी थी? जनता दल की। पासवान किस में थे? जनता दल में। 77 से 89 तक कद किसका था? पासवान का था।
तब भी उन्हें मंत्रालय गया था सामाजिक कल्याण, कोई बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं मिला था। दूसरी बात कब बने, 96 में। सरकार किसकी थी, जनता दल की। 6 साल और 10 साल और सीनियर होते ना, तो इन्हीं मंत्री बनते। अब आता है 99 की 98 में जो है जनता दल विभाजित हो गई जी। जब दूसरी बार वाजपेयी की सरकार आई, तो जहाज तो सपोर्ट कर रहे थे, जो नीतीश की पार्टी समता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। फिर ये डिवाइड हो गई इनको सपोर्ट देने के नाम पे। तो जो नॉर्थ इंडियन के जनता दल के नेता थे, शरद यादव, नीतीश और जितने लोग थे, वो सारे चले गए संयुक्त जनता दल में। और सेकुलर जो साउथ के थे, जयपाल रेड्डी, देवगौड़ा, आप देख लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल आप वो लोग उधर चले गए, उनको नॉर्थ से मतलब, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं था। तो अब पासवान अगर अकेले पड़ जाते, अगर सेकुलर में जाते, मजबूरी में गए। शरद, अच्छा वो उन्होंने फैसला भी नहीं लिया था बीजेपी को सपोर्ट करने का। शरद यादव जनता दल के अध्यक्ष थे। सपोर्ट करने का फैसला अगर आप मानेंगे जनता दल का, तो या तो अध्यक्ष का रहेगा, पूरे पार्टी के कार्य समिति का रहेगा। पासवान अकेले तो थे नहीं उसमें, लेकिन पासवान पे ठीक रहा पोया गया। अब 2004 में दुनिया जानती है, दुनिया ने देखा भी कि सोनिया गांधी जब 2004 में गठबंधन के साथ बीजेपी का वो आया, हार गए वाजपेयी जी दोबारा, तो 2 जगह गई थी चल के। एक शरद पवार के यहाँ, एक अपने पड़ोसी रामविलास पासवान की कोठी पे गई थी। सपोर्ट मांगा था यूपीए सरकार बनाने के लिए। तो पासवान उसके पहले कहाँ थे, 2002 1999 में गए थे। 2002 में जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट से इस्तीफा, वाजपेयी गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिए थे। कोई नहीं ख्याल करेगा क्यों दिए थे। उस सरकार में ममता बनर्जी भी थे, नीतीश कुमार भी थे। आज वो सबसे सेकुलर बन रहे हैं, सबसे बड़े सेकुलर बन रहे हैं, बहुत लोग थे। गोधरा कांड के बाद जो अगर किसी ने इस्तीफा दिया वाजपेयी सरकार से, तो वो पासवान थे। मतलब कमिटमेंट देखिए अल्पसंख्यक के प्रति और दलित के प्रति, कमिटमेंट देखिए। और जो आज लोग अल्पसंख्यक लेके घूम रहे हैं, चाहे सबका नाम मैंने लिया ही, किसी ने नहीं सरकार छोड़ी या फॉलो किया कि हाँ गोधरा में जो या तो उनको हटाइए आप नरेंद्र मोदी को, या तो 2004 ये हुआ। 2009 में तो हार गए, वो मंत्री नहीं बने, राज्यसभा के मेंबर बनाया लालू ने, लालू की वजह से बने। 14-13 में अगर रामविलास पासवान 3 दिन तक गायब हो गए थे जब प्रेशर पड़ा था। सब आया अखबार में, मैं ऐसे नहीं लिखा, अखबार में सब आया। इसमें मैं जोड़ता हूँ, जब 14 की बात हो रही है, आपने एक जिक्र किया कि चिराग पासवान जो है राहुल गांधी से मिलने गए, फिर पता नहीं क्या हुआ और उसके बाद चीजें बदल गई। अरे वो दूसरी चीजें थी। वो सीटों को लेकर था, पहले था। अच्छा। वो इस समय 14 के बाद नहीं था, वो सीटों पर ऐसा था कि जो सीट मारे थे लालू दे नहीं रहे थे। अच्छा। लालू 2 सीट के आगे दे ही नहीं रहे थे। और उसमें उन्होंने भी कह दिया था, आपके जो अहमद पटेल ने भी, जब पासवान ने बात की अहमद पटेल के, क्या कांग्रेसी को नहीं दे रहा है, तो फिर राहुल और पारस जी गए थे मिलने के लिए कांग्रेस में, इन लोग से मिलने गए थे, लालू से या कहीं कांग्रेस से मिलने गए थे। राहुल गांधी का हाँ। तो उन लोग मजबूरी जाहिर कर दी है। उससे भी ज्यादा कारण था, वो शायद उस पर भी नहीं मान जाते, उसके बड़ा कारण कि इनकी पार्टी टूट रही थी। मैं यहाँ के सामने की बात है, वो सब यहाँ के पड़े हुए थे जितने इनके पार्टी के लोग थे, रामा सिंह और सूर्यदेव सिंह, सारे लोग। और फिर चिराग भी लग गए कि नहीं बीजेपी से समझौता हो जाए। जब ये सब हुआ तो चिराग भी लग गए, चिराग ने ज़्यादा भी प्रेशर बनाना शुरू किया। पासवान एकदम अकेले पड़ गए थे। तो ये 3 दिन उसी दौर में गायब हुए। हाँ, 3 दिन ससुराल में उसी में गायब हुए। और यहाँ अनाउंस कर दिया सुरेश भान सिंह ने टीवी के आगे। मैंने तुरंत फ़ोन किया खालिद को कि यहाँ तो अनाउंस हो गया। खालिद के पासवान जी को बोला कि प्रदीप जी कह रहे हैं, बोला हमने तब उससे कहा, जोगिंदर से या किससे कहा कि हमसे बात कराओ जरा पासवान जी से। 1 दिन मना कर दिया गया हमको कि नहीं पता नहीं कहाँ गए। हमने कहा हमसे बात करो, बहुत ज़रूरी है। तब वो लाइन पे आए, पता चला कि अपने ससुराल में या कहाँ ग्राउंड थे।
फिर जब ये सब हो रहा था तो एक रात में पहुंचा 11 बजे रात को, 9-10 बजे रात को, ये सारे ड्राइंग रूम में बैठे थे, मैंने एक किनारे, मैंने कहा आपसे बात करनी है, ले गया मैं, इस किताब में शायद मैं लिखा हूँ, नहीं लिखा इस बात को, ले गया मैं दूसरे का, कहें उठ के खड़े हो गए, कहाँ ये दूसरा छोटा वाला ड्राइंग था, मैंने कहा तय हो गया, कहें प्रदीप जी हमको इतना सब आप लिखते थे, न्यायचक संपादकीय बीजेपी के खिलाफ हो, ये सारा क्या आप जवाब देंगे? कहें दो काम है, या तो मैं पार्टी खत्म कर दूं, ये जितने बैठे ना ड्राइंग रूम में, अगर अभी मैं जाके कह दूं समझौता नहीं होगा तो पार्टी में अकेले हम बचेंगे, पॉलिटिकल कंपल्सन है, हम समझ गए। ठीक है, फिर पॉलिटिकल कंपल्सन, भाई डिसीजन आपको लेना है। हमारा तो ये था कि आप जो अभी से स्टैंड लेते कि फिर क्या स्टैंड लेंगे, जो आप बोलते रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, तो वो कंपल्सन था 14 और 13 में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, कमज़ोर होते गए जा रहे थे। वो मैंने लिखा कि 13 में उनको जो हार्ट अटैक पड़ा था, पटना से लाए गए थे, तो वो कमज़ोर हो रहे थे और ये जो दूसरे लोग थे वो लोग उत्थान पे थे। तो मुझे लगता है कहीं की कमज़ोरी भी थी और वो भी था। और एक चीज़ बहुत पहले उन्होंने ही हमसे कही थी या किसी हमसे कही थी कि अगर तुम कहीं कुछ कर सकते हो तो पावर ज़रूरी है, उनका एक भी था। और जितने ओबीसी और दलित थे उनका मानना है कि पावर आप लोगे तभी अपने लोगों के लिए कर पाओगे। ये तीसरा कारण ये भी हो सकता है, लेकिन वो मजबूरी में 2014 में गए और 19 मंत्री हो गए। 19 एक आपने नीतीश कुमार और लालू के भी बीच में बात की, तो नीतीश, बिहार की राजनीति में 3 बड़े नेता जो मुझे दिखते हैं इनकी मृत्यु से पहले तक, नीतीश, लालू, पासवान, जो कि पिछड़ों की लड़ाई की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। लालू यादव तो उस नाम पे 15 साल सत्ता में रह गए, लेकिन लालू यादव जो है, मुझे अधिकतर समय पूरी किताब को पढ़ते हुए महसूस हुआ कि पासवान को काटने में रहे। कुछ जगहों को छोड़ के अधिकतर जगह पर रहा कि वो पासवान को कहीं ना कहीं काटते थे। तो क्या लालू यादव जो है वो दलितों की राजनीति की जगह अपनी जाति की राजनीति ज्यादा करते रहे? नहीं था, ये देखिए वर्चस्व की लड़ाई होती है। बिहार का नेता कौन? 3 थे ना जी, नीतीश, लालू, वो तो वर्चस्व किसका रहा? इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ कि अगर ये कहना हो कि लालू और नीतीश, तो किससे ज्यादा कंफर्टेबल पासवान जी होते थे? इसको भी आप इसका जवाब देते हुए जोड़ दीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि लालू यादव जो थे ना, लालू यादव को पासवान में दिल का साफ मानते थे। लालू यादव जो कहते थे उसको करते थे लालू यादव, और लालू यादव उससे नहीं मतलब, लेकिन वो वर्चस्व की लड़ाई थी। हालांकि पासवान कभी एक बार स्टेट पॉलिटिक्स से निकल के राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आए, मुझसे भी बात होती, मैं क्या जाइएगा आप बिहार में, यहाँ से पूरा देश देख रहा है आपको। हमारा उनका इसमें मतलब एक से साझा वो था कि जो चीफ मिनिस्टर बनने की बात थी, पूरा उनका कंपाउंड चाहता था। हमसे भी लोगों ने कहा समझाइएगा आप, हमका उनको फैसला नहीं, हमको क्या लेना, लेकिन मेरा भी मानना था कि आप चीफ मिनिस्टर बनने जाएंगे, अल्पमत की सरकार है, कल के गिन गिरे तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मैंने यही सलाह दी थी उनको। तो वो लालू यादव के साथ भी कंफर्टेबल। नीतीश और जॉर्ज का वो था, जॉर्ज नीतीश को प्रोजेक्ट करते रहे। जॉर्ज की मजबूरी थी, नीतीश उनको खिला रहे थे कि जॉर्ज की कोई कॉन्शियंसी नहीं थी। शरद यादव को भी नीतीश इसलिए खिलाया कि शरद की अपना मध्य प्रदेश छोड़ के बिहार पर टिक गए थे, तो लालू भी इसलिए खिलाया शरद को। लालू यादव का जो भी था पासवान के साथ, वर्चस्व की लड़ाई के लिए था। सीटें कौन देना चाहता है? कांग्रेस देना चाहती है किसी को? अखिलेश तो कांग्रेस में क्या हुआ, या कहीं भी आप देखिए कहीं हो रहा, सीटें देने की बात था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए तो हमारी सरकार बनेगी, हमारे स्टे रहेगी, हमारा सेंटर में भी स्टे रहेगा। तो लालू सीट नहीं देना चाहते थे, लेकिन लालू, मेरा भी मानना है, लालू के साथ इतना दिन में भी मतलब बातचीत होती रही, लालू एक दिल के साफ आदमी है। मतलब पॉलिटिकल तो जबरदस्त पॉलिटिकल है, उतना पॉलिटिकल पासवान को मैंने नहीं देखा, जो मेरा अनुभव रहा। पासवान उतना पॉलिटिकल नहीं है। पासवान कई बार संकोच, नैतिकता, ये सब पे काम करते हैं। वो हमसे भी कहते थे जैसे हम संकोची हो वैसे आप भी संकोची हो, तो वो संकोच को उनका बना रहता था। वो जातिगत दबाव हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो,
लेकिन वो उतना पॉलिटिकल मतलब घाघ नहीं थे, पॉलिटिकल खेल नहीं उतना उनको पासवान जी को मालूम था। लालू पॉलिटिकल घाघ नहीं थे, लेकिन लालू बहुत ही पॉलिटिकल थे। मैं हिंदुस्तान के चंद पॉलिटिकल नेताओं में लालू जी को मानता हूँ। मजाक में भी पॉलिटिक्स खेल देना, मजाक में भी बड़ा मैसेज दे देना, इसका लालू का कोई जवाब, लालू यादव जी का कोई जवाब नहीं है, इसमें कोई जवाब नहीं उनका। इसलिए मैं उस आदमी, अगर मतलब मैं बहुत नेताओं को जो मानता हूँ उसमें लालू भी हैं, जिनको मैं मानता हूँ कि रियल ढंग से पॉलिटिक्स जो खेलना है, उसे क्लास अपना एक अलग तरह से पॉलिटिकल वो दिए हैं लालू ने, एक अलग तरह से मैसेज नहीं कहेंगे, हमने पॉलिटिकल गेम ही अलग तरह से दिया है। ये वालो गांव चलो, वो जो नारे हुए, ये उसका, वो हिंदुस्तान के अच्छे पॉलिटिकल नेताओं में से लालू यादव। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको एनेक्डोट्स मिलते हैं, जिसको पढ़ के देश की राजनीति को, बिहार की राजनीति को, और जिन नेताओं की हमने अभी तक चर्चा की है, इनको भी जानने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए मैं अब इस पे और बात नहीं करूंगा प्रदीप जी से, बस उनके प्रोफेशन से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि एक इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र इस किताब में किया है। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी, सोनिया गांधी का नाम तय था, सब मान ही रहे थे सोनिया गांधी बन रही हैं, और आपको बाहर निकलते हुए अहमद पटेल ने एक छोटा सा स्टेटमेंट कहा कि अगर सोनिया जी खुद ही मना कर दें। ये क्लू था कि संभवतः ऐसा नहीं होगा, और आपने उस दुविधा की बात भी की है कि रिपोर्ट को लिखते हुए कि क्या मैं इस रिपोर्ट को लिखूं या नहीं लिखूं, और आपने उसको अपनी पत्रकारिता के समय की सबसे बड़ी भूल कहा है, क्योंकि इस बात को कोई और नहीं कह रहा था। अगर आप उस चीज को लिख देते और ऐसा नहीं होता तो भी एक भूल होती, वो बहुत बड़ी, और न लिखना जो है वो भी एक भूल आप मान रहे हैं। तो एक पत्रकार के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे युवा पत्रकार भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, एक पत्रकार के तौर पे ये कैसे जो सूत्र से इंफॉर्मेशन आ रही है और एक जो पूरी तरफ से माहौल बन रहा है, और सूत्र कई बार क्या करते हैं, जबरदस्ती खबर भी प्लांट करते हैं, तो ये भी संभव है कि पत्रकार के कान में बात डाली ही इसलिए गई हो कि वो खबर बना दे। ऐसे में किस तरीके से पत्रकार जो है अपने आप को इस्तेमाल होने से बचाए और एक विवेक का इस्तेमाल करते हुए बैलेंस बनाए, ताकि अगर ब्रेकिंग है तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। ऐसा है जी कि ये आपकी मैच्योरिटी पे और न्यूज़ सेंस पे डिपेंड करता है। पत्रकारिता में बहुत लोग ऐसे आ गए हैं जिनमें न्यूज़ सेंस नहीं है, भागम भाग भी है या कंपटीशन है। जो हम लोग के समय पत्रकारिता थी, बड़ी से बड़ी न्यूज़ दिखाई देती थी, लेकिन जब तक आप ठोक बजा नहीं लेते थे तब तक आप उसको देते नहीं थे, उसको जब तक मैच्योर नहीं कर लेते थे। या इस जिस घटना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आपका न्यूज़ परसेप्शन काम करता है। जो लास्ट मोमेंट किसी ने आपसे कुछ कह दिया, हिंट दे दिया, एक आध घटना और ऐसी आई है जो मुझे याद नहीं है, हिंट दे दिया। अब अगर आपके पास पॉलिटिकल सेंस है, पॉलिटिकल दिमाग है, न्यूज़ सेंस है, तो आप हार्म करेगा, क्योंकि कौन आदमी कह रहा है, कब कह रहा है, उसकी जो आदमी कह रहा है उस सही पे प्लान करने वाला आदमी है या प्लान करने वाला। देखिए, प्लान की खबर आपको पता चल जाती है अगर आप मतलब सिंसियर ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई बार आप खुद प्लान कर हो जाते हैं, कई बार आप खुद प्लान हो जाते हैं कि देखा जाएगा या इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। ये भी खेल करते हैं, हम लोगों ने भी किया है ऐसा कि मालूम है आदमी प्लान कर रहा है, लेकिन घातक नहीं, उससे उसको इम्पैक्ट पड़े नहीं। ये अपनी बड़वाई में कह रहा है, अपने वाहवाही में कह रहा है, अपने इसमें कह रहा है, चलने दो उसको, वो छोटा मोटा होता है। लेकिन ये बड़ी घटना थी। यहाँ पे मेरे जब मैं गया, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और ये हो रहा था जनता दल संसदीय दल के, अरे कांग्रेस संसदीय दल के बाद जो है यूपीए संसदीय दल ने भी मान लिया है, सुरजीत सब ने मान लिया है कि इनको नेता बनाना है। और ये घुसते समय जो अहमद पटेल ने कहा कि अब तो सोनिया गांधी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, अहमद पटेल सीरियस थे। दोनों आदमी एक ही जगह गाड़ी खड़ी करके अंदर जा रहे थे कांग्रेस दफ्तर में। अहमद पटेल ने बिना मेरे और देखे कहा, अरे वो अगर वो न माने तो, अगर वो इनकार न करे तो। ऐसे मौके पर ये वाक्य मुझे खटका लगा। कोई न्यूज़ नहीं दिया था उन्होंने, कोई एक खटका लगाया, और वो भी अहमद पटेल कर रहे हैं जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे दिमाग में उद्वेलन होता रहा। गए
ब्यूरो चीफ से बात की है। हम कहें एक छोटी सी खबर इस तरह जा सकते, उसको भी कैसे गार्डेड करना है, ये भी रात दिमाग कर रहे, गार्डेड कैसे करना है कि एक कॉलम की या एक छोटा सा बॉक्स कि खतरा ये भी है कि सोनिया गांधी जो है तैयार नहीं होंगी। ये माना जा रहा है कि खतरा इस बात का है कि सोनिया गांधी शायद तैयार न हो, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की खबर कर बड़ा थोड़ा उस तरह करके, सीधे नहीं कि अगर नहीं मानेंगे तो पीएम नहीं बनेंगे। भाई तो खबर नहीं थी ना, अगर ना माने तो खबर ये थी कि सोनिया गांधी का पीएम बनना अभी भी अधर्म है, अभी भी श्योर नहीं सोनिया गांधी। अब चारों तरफ छप रहे हैं, तो उसमें ये खबर आप हेडलाइन देख नहीं देखते, छोटी सी खबर देते, लेकिन वो भी हिट कर जाती। वो होता कि जनसत्ता ने पहले ही एकमात्र अखबार था जो ये बताया कि सोनिया गांधी नहीं बन सकती है, तो इतिहास में एक नाम दर्ज हो जाता कि बाईलाइन प्रदीप श्रीवास्तव की जनसत्ता में ये छपा था। तो वो अफसोस होता है। एक दो और ऐसी घटना है जिसको कि आप आता है लाइफ में। पत्रकार, अगर आप सिंसियर पत्रकार बने, हम अपने को सिंसियर नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप डूबे हैं पत्रकारिता में तो 2-4 बार कहा जब आपको समझ नहीं आता क्या करें, स्पेशली जब आप बाहर रहते हैं, मतलब रिपोर्टिंग की जर्नी पे रहते हैं, तो वहाँ पे कई बार आता है कि ये रिपोर्ट करने लायक है नहीं है, तो वो आता है। उस पर आपका पर्सनल विवेक का काम करता है और एक्सपीरियंस काम करता है। और पूछते भी हम लोग कई बार अपने सीनियर से पूछते भी, जो 7 लोग गए रहते हैं, मान लीजिए अयोध्या में हैं हम, तो 7 हमारे सीनियर दूसरे अखबारों के हैं, तो उनको अलग ले गए, किनारे राय बात लेते हैं हम, ये देखते हुए कम्पिटेटिव ना हो, अंग्रेजी वाला हो या जो उर्दू वाला हो उससे। ये नहीं कि हम दैनिक जागरण के वाले से बात करेंगे या अमर उजाला या टाइम्स ऑफ इंडिया वाले से बात करेंगे, या हिंदू का हो या कहीं साउथ का हो, तो कि यार ऐसा है, तो आता है। बस ये है कि रिपोर्टिंग में आप दबाव में मत काम करिए। आपका ऑफिस का दबाव हो, चाहे न्यूज़ का दबाव हो, मतलब या नाम कमाने के लिए आप इतना बड़ा रिस्क न लें कि कल के दिन आप चले जाएं। तो एक बायोग्राफी कैसे लिखें, एक नेता की जीवनी और पत्रकारिता, इन तीनों चीज़ों पर हमने प्रदीप जी से बात की। और बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक हिस्सा छोटा सा इसमें से पढ़ना चाहूँगा। किताब के आखिरी हिस्से में जिन मंत्रालयों में पासवान जी ने काम किया, वहाँ पर उन्होंने किस तरह के नए निर्णय लिए, वो पढ़ने को यहाँ मिलते हैं। और आपका ये यकीन पुख्ता होता है कि वो भावनाओं से जुड़े हुए नेता थे, वो घाघ नेता नहीं थे, जैसा प्रदीप जी ने पहले भी कहा। कुर्रियों का एक जिक्र प्रदीप जी ने किया कि जब भी पासवान जी ट्रेन में जा रहे होते थे, कुर्री वहाँ इकट्ठे होकर नारे लगाते थे। और उसके पीछे का कारण देखिए, ये किताब में ही लिखा हुआ है कि कुर्रियों के हित में उन्होंने 2 आदेश दिए थे, जिसमें से एक आदेश ये था कि यदि ट्रेन यात्रा में कुर्री अपनी वर्दी और बैच के साथ कहीं जा रहा है तो उसकी वर्दी ही पास या टिकट माना जाएगा। अब ये निर्णय क्यों लिया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि एक भगवती नाम का कुर्री जो राजस्थान का रहने वाला था, उसने हाजीपुर के मुखिया जी शशि भूषण चौधरी को अपना कष्ट बताया। पत्नी से नहीं मिल पाते मुखिया जी, उससे मिलने के लिए 500 रुपये का किराया लग जाता है, इतनी कमाई नहीं है। पत्नी से मिलना हम लोगों के लिए महंगा सौदा हो जाता है। मुखिया जी ने यह बात पासवान को बताई थी। तुरंत एक आदेश के जरिए कुर्रियों को मुफ्त रेलवे यात्रा की सुविधा के अलावा साल में एक बार उनके परिवार के लिए रेल यात्रा भी फ्री कर दी गई। तो ये कहा जाता है कि पासवान जी ने ये रेलवे पास देके कुर्रियों को अपनी पत्नियों से मिलने का मौका दिया। तो ये एक ऐसा वर्ग, जिस वर्ग को हम लोग रेलवे स्टेशन पे अनदेखा कर देते हैं, किसने हमारा सामान चढ़ाया किसने नहीं, एक रेल मंत्री होने के बावजूद रामविलास पासवान इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, उस नीचे तक के तबके के आदमी का ध्यान रखते हैं। ऐसा ही वो मंत्रालय में भी करते हैं, जिसको कि आप किताब में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। ये किताब रामविलास पासवान पेंगुइन से छपी है और हिंदी में ये किताब उपलब्ध है। इसकी MRP 899 है। ऑनलाइन संभवतः आपको और सस्ती मिल जाएगी। हार्ड बाउंड में किताब है और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि भाषा बहुत ही सरल है और इसको पढ़ते हुए लगेगा आप एक कहानी को पढ़ रहे हैं। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये बातचीत करते हुए रामविलास पासवान जी के बारे में। बहुत अच्छा, मुझे भी लगा कि हम लोग फिर से 1960, 70, 80 के दौर पे एक बार फिर घूम लिए आपके साथ। तो धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना है और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।